अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आइडियोलॉजी विद अनीला शहजाद। और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है रियलिज़म के बारे में, और रियलिज़म की फ़िलासफ़ी और जियो पॉलिटिक्स में उसका जो किरदार है उसकी तरफ हम आज देखेंगे। बिकॉज़ इससे पहले भी मैं कहती रही हूँ कि जियो पॉलिटिक्स जो है वो एक ऐसी साइंस है, जो एक ऐसा आर्ट है जो कि इंसानी माशरों के बारे में हमें बताता है। पॉलिटिक्स जो है वो एक ऐसी फील्ड है जिसमें सिर्फ पावर के बारे में बात नहीं होती, बल्कि जो पॉलिटिक्स है वो एक्चुअली इंसानों के किरदारों की भी अक्कासी होती है, क्योंकि इंसान ही मिलकर एक कौम को बनाते हैं, और इंसानों की ही जो थॉट प्रोसेस है, जो उनकी सोच है, वो किस चीज़ को अच्छा समझते हैं, वो किस चीज़ को बुरा समझते हैं, वो सारी जो इंसानी एक पूरा वे ऑफ थिंकिंग है ना, वो एक्सपोज हो रहा होता है, या वो उसकी एक कौमों की जो पॉलिटिकल उनकी जो बिहेवियर है उसके अंदर वो शो हो रहा होता है। अगर इंसानों की इकाइयाँ मिलकर ही एक कौम को बनाती हैं, तो फिर इंसान कैसे सोचते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मगरिब के ममालिक में, क्योंकि आपको पता है कि जब से इनलाइटमेंट का दौर शुरू हुआ है आज से 200-300 साल पहले से, तो वहाँ पे फ़िलासफ़ी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ है। और मुख्तलिफ जो फ़िलासफ़र्स हैं, साइंटिस्ट भी हैं, साइंटिस्ट कम्युनिटी के बहुत सारे डिफरेंट सेक्शंस के लोग हैं, लेकिन फ़िलासफ़र्स जो हैं वो ख़ास तौर पे कोशिश करते हैं कि वो एक बिग पिक्चर में देख सकें कि इंसान क्या है, उसका पर्पस क्या है, और वो किस तरह से इस दुनिया में वो एक्ट कर रहा है, और क्या बेहतर तरीका है ज़िंदगी गुजारने का। यानी फ़िलासफ़ी का जो एक बुनियादी एक चीज़ होती है ना, कि वो क्यों फ़िलासफ़र एक फ़िलासफ़ाइज़ करता है, वो बिकॉज ही इज़ लुकिंग फॉर द बेटर वे ऑफ लाइफ, ही इज़ लुकिंग फॉर द राइट वे टू थिंक, और ही वांट्स टू अंडरस्टैंड लाइफ एज अ होल, एज अ बिग पिक्चर। फ़िलासफ़ी एक ऐसी मदर साइंस बन जाती है जो कि अपने अंदर बहुत सारी साइंसेस के अंदर से हिंट्स और नॉलेज और चीज़ों को इकट्ठा करती है, ताकि वो एक बड़ी पिक्चर बना के दिखा सके, बड़ी पिक्चर में बात कर सके कि ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, दुनिया कैसे चल रही है। मगरबी फ़िलासफ़ी में जो 3 ऐसे स्कूल्स ऑफ थाट्स हैं जिनका ज़िंदगी के साथ भी, इंसान की सोशल लाइफ के साथ भी बहुत ज़्यादा उसके ऊपर इफ़ेक्ट किया उन्होंने, और पॉलिटिकल लाइफ के अंदर भी उनको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया। उनमें से एक तो ये रियलिज़म है, और एक लिबरलिज़म है, और एक कंस्ट्रक्टिविज़म है, जिसके बारे में मैं अलग अलग 3 प्रोग्राम्स बनाऊंगी। और आज का जो प्रोग्राम है वो रियलिज़म के बारे में। और जब हम रियलिज़म को पढ़ेंगे तो फिर हम इसकी थोड़ी सी फ़िलासफ़िकल और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से स्टार्ट करेंगे कि ये आइडिया कहाँ से आया, और मतलब किस तरह से ये इवॉल्व हुआ है वेस्टर्न सोसाइटीज़ के अंदर, और किस तरह से उन्होंने इस आइडिया को एम्ब्रेस किया है इन देयर सोशल लाइफ एंड इन देयर पॉलिटिकल लाइफ। इसकी स्टार्ट तो वहीं से हो जाती है जहाँ ग्रीक फ़िलासफ़ी, बिकॉज व्हाट हैपन्स कि जब एनलाइटमेंट का दौर आया वेस्ट के अंदर, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा जो उनको नॉलेज हासिल हुई, वो बहुत ज़्यादा एक्चुअली जो अरब कंट्रीज़ हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, जो बेल्ट है जो यूरोप के इर्द गिर्द वाला है, तो उसमें बेशुमार जो है ना वो मुस्लिम कंट्रीज़ ऐसी बन चुकी थी जिनके अंदर बहुत ज़्यादा अलूम व फ़नून के ऊपर काम हो रहा था। बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज़ थी इनके पास, और बहुत बहुत ज़्यादा लिखा हुआ काम, डाटा बहुत ज़्यादा था। ये वेस्ट के अंदर जब स्पेन में, एथेंस में, अपना इटली में जब ये स्टार्ट हुई एनलाइटमेंट का दौर, तो फिर वो वही दौर था जिसमें ये सब लोग जो है ना, ये इनकी इंटरेक्शन होती थी मुसलमान एम्पायर्स के अंदर जो ममालिक हैं उनके साथ, और फिर वहाँ से वो बुक्स लेते थे, वो उन स्कूल्स में जाकर बैठते थे, वो वहाँ से नॉलेज लेते थे, फिर वहाँ पे से वो बुक्स लेकर आते थे और उनको फिर ट्रांसलेट करते थे अपनी अपनी लैंग्वेजेस में। और इस तरह से यूरोप के अंदर एक फ़नून और जो अलूम व फ़नून का जो है ना एक दौरा होना शुरू हो गया, और लोगों के अंदर ये एनलाइटमेंट, ये रोशनी आई कि ये जो हम एक दकियानूसी किस्म की ज़िंदगी गुजार रहे हैं चर्च के अंडर और किंग्स के अंडर, और ये जो मतलब बिल्कुल यानी प्रोग्रेस से बिल्कुल खाली जो हमारी ज़िंदगी है, डेवलपमेंट से बिल्कुल खाली जो हमारी ज़िंदगी है, ये इसको हम कैसे चेंज करेंगे, ये इन अलूम व फ़नून की मदद से करेंगे जो हमें बाहर की दुनिया से मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे तो वेस्ट जो है, वो वेस्टर्न राइटर्स जो है, वेस्टर्न एकेडमी जो है, वो कभी भी इस बात को एक्नॉलेज करने के लिए तैयार नहीं होती कि मुसलमानों से उन्होंने कितनी नॉलेज अखज़ की और कितना कुछ उनकी बुक्स को ट्रांसलेट करके
करके उन्होंने हासिल किया, बल्कि वो इंडियन राइटर्स को और पुराने कदीम जो एंशिएंट थिंकर्स हैं उनको एक्नॉलेज कर लेते हैं, और फिर वो ग्रीक फिलोसफी को भी बहुत ज़्यादा एक्नॉलेज करते हैं, और वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमारी जो नॉलेज की एवोल्यूशन है वो ग्रीक फ़िलासफ़ी से स्टार्ट हुई। लेकिन वो ये बात कहना भूल जाते हैं कि जब मुसलमानों का दौर आया और मुसलमानों ने भी एक्चुअली तमाम दुनिया से उलूम व फ़नून को इकट्ठे करने की कोशिश की, और जहाँ से भी उनको नॉलेज मिलती, क्योंकि नबी की हदीस और कुरान दोनों जो है ना वो इनकरेज करते थे इस बात से कि आप नॉलेज को हासिल करें, चाहे आपको कहीं से भी वो नॉलेज मिल रही हो। तो मुसलमानों को जब ग्रीक की जो राइटिंग्स मिली और ग्रीक फ़िलासफ़ी के बारे में मालूम हुआ, तो उन्होंने वहाँ से भी तमाम जितनी भी किताबें मौजूद थी या कि जितनी भी उनके पास नॉलेज थी वो भी उन्होंने वहाँ से ली और उसको ट्रांसलेट करके अपने नॉलेज के बेस के अंदर उसको अडॉप्ट भी किया। और इवन मैं आपको बताऊँ कि अल्लामा इकबाल जो है वो अपनी रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट में ये गिला भी करते हैं कि मुसलमानों ने 200-300 साल अपने ऐसे गुजारे जिसमें उन्होंने ग्रीक फ़िलासफ़ी को इतना ज़्यादा उससे मरूब हो गए और इतना ज़्यादा उसको पसंद किया कि उन्होंने जो कुरान है ना उसकी तशरीह भी ग्रीक जो डायलेक्टिक उनको मिला ना बेस, उसके अंदर उन्होंने कुरान की भी तशरीह करने की कोशिश की, जो कि गलती थी। अल्लामा इकबाल समझते हैं कि कुरान को वो समझते हैं कि वो जो नॉलेज हमें दे रहा है वो अबव दैट फिलोसफिकल चीज़ है। वो इकबाल समझते हैं कि रिलीजन इज़ समथिंग विच इज़ अबव philosophy. So philosophy cannot मतलब engage the whole religious thought process, और उसके लिए हमें एक लेवल बियॉन्ड पर लेकर जाता है रिलीजन। So coming back to realism, ये जो थुसिडियस हैं जो कि बिफोर क्राइस्ट 400 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट एक ग्रीक फिलोसोफर थे जिन्होंने पेलोपोनेशियन वॉर्स जो कि स्पार्टा और एथेंस के लोगों के बीच में कई वॉर्स हुई, और उनको इन्होंने देखा, उन्होंने विटनेस किया इन वॉर्स को। और जब उन्होंने ये पावर गेम देखी और लोगों की जो दोनों शहर या दोनों जो एम्पायर्स थे उनके बीच में एक पावर स्ट्रगल और वॉर और ये सब कुछ देखा, तो उन्होंने कुछ उसमें से ह्यूमन नेचर के बारे में या उन्होंने स्टेट्स के बारे में, स्टेट्स के बिहेवियर के बारे में कुछ चीज़ें समझी और फिलोसफी अपनी पेश की, जिसमें उन्होंने ये कुछ ऐसी बातें की जिनको रियलिज्म का ओरिजिनेशन जिनको समझा जाता है कि बेसिक पॉइंट कि रियलिज्म एक ऐसी एक्चुअली फिलॉसफी है जो कि आइडियलिज्म को निगेट करती है, यानी वो रियल फैक्टर्स और रियल ब्रूट रियलिटीज़ जो असल हकीकतें हैं ज़िंदगी की, जिसमें एक लाइक ख्वाब की तरह जो है ना एक जन्नत की वाली सिचुएशन नहीं होती, बल्कि जिसमें रियल लाइफ के कैरेक्टर्स होते हैं, रियल लाइफ के लोग होते हैं जो कि रियल में एक दूसरे का कत्ल व गारत भी करते हैं, जो कि एक दूसरे के खिलाफ कंस्पिरेसी भी करते हैं। तो उस तरह की रियल लाइफ सिचुएशन के ऊपर जो बेस्ड होती है फिलॉसफी, वो एक्चुअली रियलिज्म है। और काफ़ी दफ़ा वो ऐसी हद पे भी चली जाती है रियलिज्म की फ़िलासफ़ी जो कि आपको मॉरलिटी से और एथिक्स से जो है ना बेबहरा कर देती है, बिकॉज वो ये उसके जो फिलोसोफर्स और उसके पॉलिटिशियंस जो इस फिलोसफी पे बिलीव करते हैं वो समझते हैं कि पावर ही सब कुछ है और लाइक वॉर में जीतना वही सबसे बड़ी चीज़ है और डोमिनेट करना इंसानियत को वही सब कुछ सबसे बड़ी चीज़ है। सो सीरियस ने भी ये कहा था कि स्ट्रॉन्ग शुड रूल द वीक एज दे हैव द पावर टू डू सो, यानी जो स्ट्रॉन्ग लोग हैं उनको जो वीक लोग हैं उनके ऊपर डोमिनेट करना चाहिए, उनको उनके ऊपर रूल करना चाहिए, क्योंकि उनके पास पावर है तो उनका एक तरह से हक बन जाता है, उनके ऊपर एक ड्यूटी बन जाती है कि वो वीक लोगों को रूल करें। बिकॉज यू नो ये तो हम सोशल अपने सोसाइटी में, अपनी नॉर्म में, अपनी ह्यूमन नेचर में देखते ही हैं, हमेशा से हम देखते हैं और हम समझते हैं इस बात को कि जो हायरार्की है ना वो एक ह्यूमन रिक्वायरमेंट है, यानी कोई भी सिस्टम, इंसानी सोशल सिस्टम चल नहीं सकता अगर हमारे पास कोई हायरार्की सिचुएशन नहीं हो, अगर हमारे पास कोई गवर्नमेंट ना हो, उसके नीचे पुलिस ना हो, उसके नीचे जुडिशरी ना हो, फिर उसके बाद उसके नीचे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, एजुकेशन का एक डिपार्टमेंट, फिर हेल्थ का, फिर जब आप एजुकेशन के डिपार्टमेंट को फॉर इंस्टेंस देखते हो तो आप देखते हो कि यूनिवर्सिटी में भी एक डीन होता है, एक प्रोफेसर्स का एक बहुत बड़ा कैंप होता है, फिर उसके बाद ऑफिशियल स्टाफ होता है, फिर उसके बाद क्लास जो होते हैं क्लासेस के अंदर भी प्रीफेक्ट्स रखे जाते हैं और मॉनिटर्स रखे जाते हैं। और दिस मीन्स के इंसान ने अगर कोई सोशल कंस्ट्रक्शन करनी है तो फिर उसको एक हायरार्की, एक ऑर्डर, एक पावर
सिस्टम की ज़रूरत होती है। फैमिलीज़ के अंदर भी आप देखते हो कि फैमिली में जब तक एक पावर सेंटर नहीं होता, जब तक एक डिसाइडिंग फैक्टर्स नहीं होते, एलिमेंट्स नहीं होते, तो फिर फैमिली का जो है ना ज़्यादा देर इकट्ठे रहना और ब्रेकअप ना होना, ये जो है ना वो मुश्किल हो जाता है। तो सिडियस की ये कुछ बात जो है वो रियलिटी पे भी बेस्ड है, लेकिन आगे चलकर हम देखेंगे कि रियलिज्म जो है वो किस किस्म की पॉलिटिकल वे ऑफ थिंकिंग हमें देता है। और दूसरी राइटर्स ने सिक्योरिटी डिलेमा की भी उस वक्त बात की, और उसने ऑन दी ऑनसेट ये बात कर दी कि अगर आप अपने किसी एक कन्फेडरेट यूनिट कंट्री या स्टेट्स के साथ अलायंस करते हो, तो फिर आप एक प्रॉब्लम में फंस जाते हो। अगर वो उसकी अपनी दोस्ती जो है ना वो किसी ऐसे स्टेट के साथ है, किसी ऐसी पॉलिटी के साथ है जिसके साथ आपकी दोस्ती नहीं है, तो लिहाजा अगर आप एक के साथ वो इशू क्रिएट करते हो तो फिर आप दूसरे इशू में फंस जाते हो। सिक्योरिटी डिलेमा की भी बात उस वक्त, यानी इतने पुराने कदीम अरसे में तो सिडियस ने कर दी। फिर उसने बैलेंस ऑफ पावर की भी बात की कि अगर हमने अपने आप को वॉर से बचाना है तो हमें बैलेंस ऑफ पावर किस तरह से क्रिएट करना है कि अगर हम अपने एलाई स्टेट्स अपने इर्द गिर्द जमा करें और इतनी स्ट्रेंथ हम बना लें अपने एलाई स्टेट्स की कि जो हमारा एनिमी स्टेट है वो हम पे हमला करने की यानी हिम्मत ना करे, और वो उसको पता चल जाए कि अगर मैं इसमें से एक स्टेट के ऊपर भी हमला करूंगा तो बाकी सब भी मेरे खिलाफ इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये बैलेंस ऑफ पावर को उसने उस वक्त उसके को डिफाइन किया। फिर उसने ये कहा कि जो ह्यूमन नेचर है उसकी एक कलीदी या बेसिक जो है ना क्या क्वालिटीज़ हैं, उसका वो फियर है। फियर जो है वो हमेशा इंसान को ग्रिप किए रखता है। डिज़ायर फॉर ग्लोरी, उसका ऑपोजिट चीज़, वो भी उसके अंदर हमेशा मौजूद होता है। यानी एक इंसान को वो, उसने बोला कि या तो वो वीक है, कमज़ोर है, तो वो हमेशा फियर की ग्रिप में रहेगा, और अगर वो पावरफुल है, उसके अंदर कुछ हिम्मत है, स्ट्रांग है, तो फिर उसके अंदर एक डिज़ायर फॉर ग्लोरी रहेगा कि पावर को मैं कैसे बढ़ाऊं और इतना अपने आप को टोटली इनविंसिबल कैसे बना लूं, और टोटली हर एक के ऊपर जो कैसे मैं अपने आप को डोमिनेट करता चला जाऊं। और परस्यूट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट जो है वो एक बेसिक कलीदी एक बेसिक ह्यूमन नेचर है कि हर इंसान अपनी फ़ायदे को, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को हमेशा सामने रखता है। तो ये एक कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो कि अगर इनको बेस ही बना लिया जाए, तो आपको दिखाई दे रहा है कि थ्यूसिडियस की जो सारी फिलॉसफी है जिसके ऊपर रियलिज्म बेस कर रहा है एक तरह से, वो एक सेल्फ इंटरेस्ट की फ़िलासफ़ी है। उसके अंदर वो चीज़ें, उन चीज़ों का फुकदान है जिसको हम कहते हैं ना फॉरगिवनेस, रहम दिली, और दूसरों का ख्याल रखना, किसी के लिए कोई कुर्बानी दे देना, यानी ये तमाम जो इस तरह की ये भी चीज़ें आप देख रहे हो कि ये भी तो ह्यूमन नेचर का हिस्सा है। और ये चीज़ें भी इंसान को बहुत सोसाइटी को इकट्ठे करने में, लोगों को एक दूसरे के साथ मिलाने में, अलाइंसेस बनाने में बहुत ये चीज़ें भी हेल्प करती हैं। लेकिन थ्यूसिडियस ने इनको अपनी फ़िलासफ़ी में डिफ़ाइन नहीं किया। और अब हम कुछ और राइटर्स को भी देखते हैं जिन्होंने इसी किस्म की थॉट को, इसी किस्म की फ़िलासफ़ी को प्रमोट किया अपनी राइटिंग से। मैचविली जो है, बहुत इनका नाम आपने सुना होगा, मैचविलियन रियलिज्म के बारे में भी आपने मतलब सुना होगा। ये 1469 से 1527 के बीच में ये रहे, और ये रिनाइसेंस दौर के और एनलाइटमेंट दौर के एक राइटर फिलोसोफर समझे जाते हैं। इनकी बहुत ही मशहूर बुक है द प्रिंस। इटली के ये बाशिंदे थे और उन्होंने अपनी बुक द प्रिंस में अपने मुल्क के जो बादशाह हैं, प्रिंस हैं, उनको बहुत सारे ये फिलोसफिकल आइडियाज़ दिए और उसको समझाने की कोशिश की कि तुमने किस तरह से इस मुल्क को चलाना है, इस मुल्क को, अपनी सल्तनत को कैसे चलाना है। उन्होंने अपने प्रिंस को क्या नसीहतें की। उसने बोला कि वर्च्यू की बात ना करो, वर्टू की बात करो। वर्च्यू तो होता है ना आपके अंदर खूबियाँ, जो आपकी मॉरलिटी बेस्ड आपकी खूबियाँ होती हैं कि आप कितने स्ट्रांग हो, आप कितने बड़े अजीम इंसान हो, आपके अंदर कितनी इंसानियत है, ये होती हैं वर्च्यूज़। और वर्टू उसने बोला, एक और चीज़ को डिफाइन किया कि ये तुम्हारी एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, तुम्हारे अंदर कितनी पावर है, कितनी मिलिट्री फोर्स है तुम्हारे अंडर, और तुम कितना अपने दुश्मन को इन्फ्लिक्ट कर सकते हो, ये वर्ट्यूज़ हैं। और तुम वर्च्यू की बात बिल्कुल भी ना करो, बल्कि वर्ट्यू के ऊपर पूरी अपनी तवज्जो रखो। फिर उसने कहा कि रीज़न डिएट की बात करो कि जो भी चीज़ तुम्हारी सल्तनत के लिए, तुम्हारे स्टेट के लिए, एज अ स्टेट, स्टेट और नेशन के अंदर एक फ़र्क होता है। नेशन तो बॉडी ऑफ पीपल है ना, लेकिन स्टेट एक बॉडी ऑफ अथॉरिटी है जो कि उन लोगों के ऊपर जो है वो गवर्न करती है, जो उन लोगों को। तो स्टेट के लिए जो चीज़ बेहतर है, स्टेट को जो चीज़ पावरफुल बना रही है, स्टेट को जो चीज़ स्ट्रेंथन कर रही है, बस तुम उसके ऊपर तवज्जो दो। और उसके लिए यानी तुम्हें कुछ भी हद तक जाना पड़े, तुम अपनी स्टेट को, अपनी रियासत को, अपनी जो हुक्मरानी है उसको मजबूत से मजबूत करो। उसने कहा पॉलिटिक्स इज डिसेप्शन, थ्रेचरी एंड क्राइम। उसने यानी ऑन द ऑनसेट यानी डिफाइन ही ऐसे कर दिया कि सियासत इसी चीज़ का नाम है कि एक दूसरे को डिसीव किया
जाए, धोखा दिया जाए, थ्रचरी की जाए, बगावतें की जाएँ और लाइक बहुत बड़े-बड़े धोखे दिए जाएँ, बहुत बड़ी-बड़ी चोरियाँ की जाएँ और बहुत बड़े-बड़े क्राइम्स किए जाएँ। इसी का नाम पॉलिटिक्स है। यानी वही सारे काम जो एक छोटा चोर करता है और उसके लिए उसको इंडाइट किया जाता है, उसको कोर्ट में उसको सजाएं दी जाती हैं, उसको जेल में डाला जाता है। तो वही सारे काम जो हैं, डिसेप्शन, थ्रेचरी और क्राइम, वो एक स्टेट लेवल के ऊपर अगर तुम करोगे तो फिर ही तुम एक कामयाब पॉलिटिशियन और एक कामयाब स्टेट्समैन बनोगे और ये काम तुम्हें करने होंगे। और तुम उस वक्त ये भी बिल्कुल मत सोचो कि तुम किसी वर्च्यू को तुम कुर्बान कर रहे हो, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। तुम उन सबको छोड़ दो और सिर्फ वर्ड्यूज के बारे में सोचो। मैचिवेली ने ये कहा कि पब्लिक एंड प्राइवेट मोरालिटी जो है ना, वो दो डिफरेंट चीज़ें हैं। पब्लिक का, नॉर्मल इंसान का जो सोसाइटी में रह रहा है ना, जो गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहा है, वो सब आम अवाम जो है उनके लिए एक मोरालिटी अलग है। और जो एक स्टेट को गवर्न कर रहा है, जो प्रिंस है, जो बादशाह है और जो पावर जिसके हाथ में, उसकी मोरालिटी बिल्कुल डिफरेंट है। यानी आपका ये आप समझ लो कि जो गॉड है और रिलीजन है और नेकी करना और एक दूसरे का ख्याल रखना और कुर्बानियाँ देना और फॉरगिवनेस और लाइक मिलजुल के रहना, ये सब कुछ अवाम के लिए है, यू नो। और जो प्रिंस के लिए नॉर्म्स उसके बिल्कुल अलग हैं। और वो नॉर्म्स क्या हैं, ये जिनका ऊपर आपको मैंने जिक्र किया। और मैचिवेली ने क्या कहा कि देयर इज अ नेसेसिटी फॉर ब्रूट फोर्स एंड डिसीट। यानी ये फोर्स का इस्तेमाल करना, ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल करना, ये एक ज़रूरत है। मतलब इसके बगैर तुम रूल नहीं कर सकोगे, इसके बगैर तुम अपनी रियासत को बचा नहीं सकोगे। सो ब्रूट फोर्स जहाँ पर भी तुम्हें यूज़ करनी पड़े अपनी पावर को लाइक एडमिट करवाने के लिए, मनवाने के लिए, तो उसको वो तुम्हें करनी है। और डिसीट जो है वो तो पॉलिटिक्स का दूसरा नाम है। यानी अगर तुम्हें कुछ लोगों को नीचा दिखाने के लिए उनको किसी धोखे में या ट्रैप में डालना पड़ रहा है, या तुम्हें किसी के साथ दोस्ती बढ़ानी पड़ रही है, हालांकि वो तुम्हारा दुश्मन है और तुम उसको सिर्फ रिसीव करने के लिए और अपना कोई मतलब निकालने के लिए करो, तो ये तो तुम्हारी यानी कि एक वर्ट्यू है, ये तुम्हारा एक स्मार्टनेस है जो कि तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर ये नहीं होगी तो फिर तुम एक मजबूत और अच्छे प्रिंस नहीं बन सकोगे। मैचिवेली की इन सारी जो थॉट प्रोसेस था और ये सारा कुछ, इसका बड़ा डीप इम्पैक्ट हुआ यूरोप की लाइक पॉलिटिकल सिस्टम में। और लोगों ने रिकग्नाइज करना शुरू किया कि हाँ, ये जो हम गॉड और चर्च और ये इस सबको तो खैर उन्होंने वैसे भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी मॉरलिटी में से निकालना ही शुरू कर दिया। और इसी तरह के जो राइटर्स हैं और इसी तरह के जो फिलोसफर्स हैं, उनकी राइटिंग से इम्प्रेस होकर और उनको फॉलो करके इन लोगों ने ये सोचा कि हाँ, वाकई हमें एक मटीरियलिस्टिक लाइफ की तरफ बढ़ना चाहिए, जिसमें हमें अपनी सेल्फ इंटरेस्ट को देखना चाहिए, जिसमें हमें डिसेप्शन को, थ्रेचरी को, क्राइम को जो है ना, वो एक यानी वही रियल वर्च्यूज हमें समझनी चाहिए, जिसकी मदद से हम अपने आप को स्ट्रेंथ देंगे। अगर प्रिंस के लिए ये जायज़ होता है तो फिर हर सोचने समझने वाले, हर जी शऊर के लिए ये चीज़ जायज़ हो जाती है कि भाई क्यों नहीं हम अपने लिए एक बेहतर रास्ता निकालें, दुनिया की ज़िंदगी में हम अपने आप को आगे लेकर चलें। सो बहुत सारे जो आने वाले राइटर्स हैं वो मैचिवेली को इल्ज़ाम देते हैं कि इसकी जो राइटिंग्स हैं और इसकी जो बातें हैं वो इतनी उन्होंने यानी यूरोप के थिंकर्स के माइंड के ऊपर इतना इम्प्रेस किया उनको कि जो यूरोप की डीमोरलाइजेशन है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मैचिवेली के ऊपर डालते हैं। क्योंकि अगर सारे पॉलिटिशियंस जो यूरोप के हैं, तमाम प्रिंस, तमाम किंग्स, तमाम जो नेशन स्टेट्स बनते चले गए, अगर वो इसी रियलिज्म को फॉलो कर रहे हैं तो फिर वो उनमें से हर एक जो है ना वो अपने ऊपर जायज़ ये करार देता है कि हमने किस तरह से फोर्स इस्तेमाल करके अपने लोगों को जो है ना अपने अंडर कमांड रखना है। और फिर हमने वही फोर्स इस्तेमाल करके अपने इर्द गिर्द के जो एरियाज़ हैं, अपने इर्द गिर्द के जो मतलब लैंड हैं बड़े बड़े, उनको किस तरह सबड्यू करना है और अपने फ़ायदे के लिए उनको किस तरह से लाइक कॉन्कर करें या फिर उनको अपने अंडर लेकर आए, उनको जिस तरह भी करें। ये सब कुछ जो है ना वो सोच एक जायज़ सोच बन गई। जबकि रिलीजन जब तक था या गॉड फियरिंग जब तक लोग थे तो फिर वो इस चीज़ को बुरा समझते थे कि भाई क्यों हम जाकर किसी को बिला वजह किसी के साथ जंग करें और किसी के साथ हम क्यों उसकी ज़मीन पे और उसके लैंड पर लोगों के ऊपर कत्ल वारत करें और उसके ऊपर उसके रिसोर्सेज पे कब्जा करने की कोशिश करें। लेकिन मैचिवेली की राइटिंग्स और थिंकिंग के बाद जो है ना वो ये चीज़ें तो एक वर्च्यू बन गए, बल्कि असल वर्च्यू ही ये बन गए। 1588 से 1679 तक थॉमस हॉब इस दुनिया में रहे और उन्होंने लिवेंथियन के नाम से एक बहुत बड़ा मतलब मशहूर आम मैन्युस्क्रिप्ट लिखा। और ये वही थॉमस हॉब हैं जिन्होंने सबसे पहले सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात की, आइडिया उसको फ्लोट किया और यही सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो फिर डेमोक्रेसी की शक्ल में मज़ीद यानी कि इवॉल्व होते होते वो ये आइडिया के अंदर इवॉल्व हो गया। और लिवेंथियन के अंदर उन्होंने क्या बातें की थी, उन्होंने बोला कि स्टेट ऑफ नेचर जो है
यानी कि अगर आप कुछ भी सोशल कंस्ट्रक्ट ना करो, जैसे इंसान जो है वो हुकूमतें बनाते हैं, या कोई ट्राइबल भी आप देख लो, कोई ट्राइब, तो ट्राइब के अंदर भी एक चीफ होता है, फिर चीफ का सबॉर्डिनेट होता है, फिर एक वो होता है जिरगा होता है, वो मिल बैठ कर फैसले करते हैं और इस तरह वो मतलब अपने आप को ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप इस इंसानी सोशल कंस्ट्रक्ट को निकाल दो नेचर में से, तो अगर सिर्फ नेचर को ही देखो तो नेचर के अंदर आप वो लिवेंथियन के मुताबिक ऑल अगेंस्ट ऑल होता है, नेचर में अनार्की होती है टोटली। ये मैसेज था लिवेंथियन में थॉमस हॉब का। हालांकि ये मतलब रियलिटी तो नहीं है, बिकॉज अगर हम नेचर में देखते हैं कि हमें चूंटियों की भी कॉलोनीज अगर दिखते हैं तो उसमें भी हमें ऑर्गेनाइजेशन दिखाई देती है, हमें जो बीज हैं उनकी कॉलोनीज हम देखते हैं तो उसमें भी हमें ऑर्गेनाइजेशन दिखाई देती है, और हमें नहीं दिखाई देता लॉयंस के आप जो पैक चल रहे होते हैं उनके अंदर, वुल्फ्स के पैक्स आपने देखे, उनके अंदर सब में एक हायरार्की भी होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन भी होती है, पावर की जो एक लाइक एक स्ट्रक्चर होता है हर एक जगह पे। तो नेचर इज नॉट लाइक दैट, बट थॉमस हॉब एट दैट स्टेज, अर्ली स्टेज ऑफ रेनेसांस, उसने ये बोला कि अगर आप स्टेट ऑफ नेचर को देखो ना तो वो तो फिर ऑल अगेंस्ट ऑल है, हर तरफ हर बंदा अपनी अपनी कर रहा है और किसी को किसी से कोई सरोकार नहीं है, और वो अपने फायदे के लिए, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए दूसरों को मार रहा है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी सर्वाइवल वाली जंग जो है ना हर एक बंदा लड़ रहा है, तो फिर ये तो ऑल अगेंस्ट ऑल हो जाता है। तो उसने कहा कि विदाउट एब्सोल्यूट सॉवरेन देयर वुड बी फियर, अनसर्टेनिटी, लैक ऑफ ट्रेड, इंडस्ट्री, आर्ट एंड लेटर। उसने बोला कि ये जो हमारी सोसाइटी के अंदर इतना ज़्यादा प्रोग्रेस है, हम इंडस्ट्री भी कर रहे हैं, हम आर्ट भी कर रहे हैं, हम लेटर मीन हम लिखना पढ़ना भी कर रहे हैं, हम फिलोसफी कर रहे हैं, और फिर मतलब ये सारी प्रोग्रेस हमें नज़र आ रही है, वो इसीलिए है कि हमने कोई एब्सोल्यूट सॉवरन अपने ऊपर रखा हुआ है। अगर हमारे ऊपर कोई एब्सोल्यूट सॉवरन ना होता इन द फॉर्म ऑफ द किंग और इन द फॉर्म ऑफ द क्लर्जी में भी, कहीं पे चर्च को सॉवरेनिटी मिली होती है, कहीं पे किंग को मिली होती है, उस ज़माने की मैं बात करी। तो अगर ये नहीं होते तो फिर हर तरफ फियर होता, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, कोई हायरार्की नहीं होती, और बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी होती पूरे माशरे में, और कोई भी इतनी रिस्पाइट किसी को नहीं मिल रही होती कि वो बैठ करके आर्ट करता है या इंडस्ट्री करता है या ट्रेड करता है एक दूसरे के साथ। मतलब इतना यकीन ही नहीं होता कि मैं अगर इसको अपने तरफ से 10 रुपये दूंगा तो वो कल को मुझे उसके एवज सौदा देगा भी या नहीं। सो ये सारा कुछ जो होता है इंसानी माशरा जो पूरा अपने आप को तरतीब देता है, तो ये किसी एब्सोल्यूट सॉवरन की वजह से देता है। तो आपके ऊपर एक एब्सोल्यूट सॉवरन होने का ये एक नेसेसिटी है आपकी, और ये नेसेसिटी की वजह से उसने ये बोला कि जो लोग हैं ना उनको एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, वो किया होता है उन्होंने और उनको करना भी है, जो कि वो जिसमें वो अपना पावर, हर बंदा अपना पावर, हर बंदे के पास थोड़ा बहुत पावर है, वो अपनी चाकू उठाकर अपने नेबर को मार सकता है, लेकिन वो अपने पावर को सरेंडर कर रहा है इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत कि मैं अपना पावर सरेंडर करता हूँ और मैं अपने ऊपर इस पूरे जो सिटी है उसके ऊपर एक गवर्नर को, एक चीफ को, या एक लाइक किंग को या प्रिंस को पावर की, उसकी पावर को तस्लीम करता हूँ, सो दैट ये जो प्रिंस है ये पूरी जो हमारी स्टेट के अंदर या हमारी कॉलोनी के अंदर या हमारी सोशल कंस्ट्रक्ट के अंदर एक ऑर्डर को लेकर आए, ऑर्डर का निफाज करें। यहाँ पर सब लोगों को उसका फियर हो कि भाई अगर हमने कोई गलती की, हमने अगर अपने पड़ोसी को मारा बिला वजह या उसकी चोरी की, तो फिर हमें ये प्रिंस जो है ना वो आकर के पकड़ेगा। सो इसको उसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहा, और उसने ये बोला कि ये जो सॉवरन है ये ऐसा सॉवरन नहीं है, यानी कि ये उसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की तो बात की, लेकिन उस वक्त उसने उस सॉवरन को जो है ना ये नहीं कहा कि वो इंसान सब लोगों की मर्जी के मुताबिक काम करेगा, बल्कि उसने सिर्फ इस बात पे उस वक्त जोर दी कि सॉवरन की जो पावर है ना वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए। अगर उसकी पावर एब्सोल्यूट नहीं होगी, अगर उसको पूछने वाला कोई होगा, अगर उसको कोई डांटने वाला होगा, तो फिर वो सारे मैटर्स को कंट्रोल नहीं कर सकेगा, और ना ही वो अपने मुल्क के अंदर उसका कंट्रोल होगा। और जब उसको वीक देखेंगे उसके इर्द गिर्द के जो स्टेट्स हैं और नेशंस हैं, तो फिर वो उसके ऊपर चढ़ दौड़ेंगे और वो पूरा का पूरा जो सिस्टम है उन लोगों का, स्टेट या उनकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। सो ये मैसेजेस आ रहे हैं रेनेसांस में, ये मैसेजेस आ रहे हैं रियलिज्म के, और इन मैसेजेस से ये लोग जो वेस्टर्न कल्चर है वो इम्प्रेस हो रहा है और इनको वो अपना रहे हैं। तो अब हम E.H. कार 1880s में इनको ये ब्रिटिश राइटर थे, एक पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे, इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर लिखते थे। इनको बड़ी पजीराई मिली, इनकी राइटिंग्स को बड़ी पजीराई मिली। ब्रिटिश जो पॉलिटिकल थॉट सिस्टम है उसके अंदर इनकी बड़ी एक इन्फ्लुएंस समझा जाता है।
है। तो इन्होंने किस किस्म की बातें की, इन्होंने भी उस रियलिस्ट किस्म की, मैटर ऑफ फैक्ट किस्म की बातों को प्रमोट किया और उन्होंने अपनी राइटिंग्स में यही चीज़ें लिखी। उन्होंने सबसे पहले तो यूटोपिया के बारे में उन्होंने बोला कि एंटी यूटोपियन उनकी थॉट थी कि जो एक जन्नत टाइप की जो थिंकिंग है कि एक ऐसी जगह बन जाए जिसमें क्राइम ख़त्म ही हो जाए और सब एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करें और एक दूसरे का ख्याल रखें। इस किस्म की जो थॉट प्रोसेस है उन्होंने उसको बोला कि ये छोड़ दो, एंटी यूटोपियन थे वो। और उन्होंने बोला इस तरह की जन्नत वाली चीज़ें ख्वाब देखना छोड़ दो और रियल लाइफ की तरफ देखो। रियल लाइफ कैसी है? रियल लाइफ में कोई मॉरल डायमेंशंस नहीं होते। रियल लाइफ में जो है ना वही चीज़ सही होती है जिसका नतीजा सही होता है। यानी एक ऐसा काम जिसका आउटकम में आपको सक्सेस मिल रही है, आपको फ़ायदा मिल रहा है, वही राइट है। और ऐसा काम जिसके आउटकम में उसके नतीजे में आपको अनसक्सेसफुल आप हो रहे हो, वो चीज़ जो है वो आप समझ लो कि वो रॉन्ग है। दैट मीन्स के मॉरलिटी जो है वो बेस्ड ऑन मटेरियल गुड बन जाती है कि मटेरियल फ़ायदा होगा तो वही चीज़ आप उसको आप समझोगे कि वो मॉरली भी वो करेक्ट है। सो इस तरह की बातें जो हैं, इस तरह की चीज़ वो अपनी उन्होंने राइटिंग्स में ये लिखी। उन्होंने बोला कि जो आपका ह्यूमन सोसाइटी है ना उसमें एक इंसेसेंट स्ट्रगल बिटवीन हैव्स एंड हैव्स नॉट चली आ रही है। यानी एक माशरे का एक तबका है जो कि जिनके पास सब कुछ है, सारी प्रिविलेजेस हैं, सारे पावर्स हैं, सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी जो हैव नॉट्स की है और उनके पास कुछ भी नहीं है और वो स्ट्रगल ही करते रहते हैं और ना ही पावर है उनके पास, ना ही उनके पास एजुकेशन है, ना ही उनके पास कोई अच्छे घर है रहने के लिए, ना कोई अच्छी वे ऑफ लिविंग है। सो माशरों के अंदर जो है ना ये हैव और हैव नॉट्स के बीच में हमेशा स्ट्रगल होती ही रहती है और ये ना ख़त्म होने वाली स्ट्रगल है। और हैव नॉट्स जो है ना वो हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं, कोशिशें करते रहते हैं, प्रोटेस्ट भी करते हैं, रिवॉर्ड्स भी करते हैं कि ताकि उनको वो सब फैसिलिटीज़, वो सब अच्छाइयाँ, वो सब गुडनेस मिल जाए जो कि हैव्स के पास है। और अगर आप इंडिविजुअल लेवल पर ये चीज़ें समझ सकते हो तो फिर आप ये भी समझो कि जो कंट्रीज़ हैं, नेशंस हैं, उनके बीच में भी बहुत सारी हैव नॉट्स वाली नेशंस हैं और उनकी भी हर वक्त यही स्ट्रगल होती है कि वो अपनी पॉलिटिकल पावर को इकट्ठा करें, अपनी अलायंसेस ऐसी बनाएं, अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ऐसी बनाएं कि वो सब अच्छाइयाँ, वो सब प्रोग्रेस, डेवलपमेंट हासिल कर लें जो हैव वाली कंट्रीज़ के पास हैं। सो ये एक इनसेसेंट ना ख़त्म होने वाली स्ट्रगल है जो कि आपको लोगों के बीच में भी विद इन सोसाइटी मिलती है और विद इन द कम्युनिटी ऑफ नेशंस भी आपको ये मिलती है। सो उसने ये बोला कि इंटरेस्ट और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को समझो कि सिर्फ तुम अपना सीधे तरीके से इंटरेस्ट के ऊपर चल रहे हो, सारी मेहनत कर रहे हो कि मैं अपना ये गोल बना लिया, मैंने इसको हासिल करना है, ये काफ़ी नहीं है, बल्कि आपको अपने माशरे के अंदर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को भी देखना है कि बहुत सारे लोग हैं जो आपके इंटरेस्ट के साथ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रखते हैं, जो बहुत सारी सिचुएशंस के अंदर जब वो पड़ जाते हैं तो वो जस्ट और सीधे ट्रैक पर नहीं चलते, बल्कि जहाँ पर भी पावर की इन्वॉल्वमेंट होती है तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आ जाता है। सो एक आदमी जो सीधी तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार कर और एक गोल ओरिएंटेड चल रहा है तो वो कामयाब नहीं हो सकता, बिकॉज उसके इर्द गिर्द कितने सारे लोग हैं जो कि जिनके पास उसके इर्द गिर्द पावर है और वो उस पावर को इस्तेमाल करेंगे अपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, जिसकी वजह से उसका जो इंटरेस्ट है वो भी जेपरडाइज होगा। सो अगर तुमने माशरे में कामयाब होना है या कम्युनिटी ऑफ नेशंस में कामयाब होना है तो उस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को जज भी करो और उसको देखो किस तरह से वो काम करता है और उसको और उसके साथ अलाइन होने की कोशिश करो, बजाय इसके कि सीधी वाली जो रास्ता जो है ना, पाथवे, उसके ऊपर बेवकूफ़ों की तरह चलते रहो। सो ये बातें एच कार ने कही और उसने बोला कि मोरालिटी इज़ रिलेटिव, यानी इट्स नॉट यूनिवर्सल। उसने बोला कि डिफरेंट सिचुएशंस में वही मॉरल एक्ट जो है ना वो अच्छा हो जाता है और बुरा भी हो सकता है। उसने कहा कि मोरालिटी जो है ना वो एक रिलेटिव चीज़ है और वो कोई यूनिवर्सल नहीं है। यानी आप अगर ये कहो कि झूठ बोलना एक यूनिवर्सली गलत चीज़ है हर सिचुएशन में, तो ये सही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आएंगे जहाँ पर आपको झूठ बोलने से फ़ायदा हो रहा है, जहाँ पे आप झूठ बोलने से सक्सेसफुल हो रहे हो, जहाँ पे आप दूसरे बंदे को डिसीव करने से अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने माशरे के लिए, अपनी कौम के लिए बहुत सारे फ़ायदे उठा रहे हो, तो फिर डिसीव करना और झूठ बोलना फिर वो तो उस रिलेटिव सिचुएशन में बड़ी अच्छी बात हो गई, वो तो वर्च्यू बन गया। सो यही बात रियलिज्म के अंदर चली आ रही थी और यही बातें कार ने इनको आगे प्रमोट किया। और उसने कहा कि पॉलिसीज़ जो है ना मुल्कों की वो उनके इंटरेस्ट के ऊपर बेस करती हैं, नॉट ऑन यूनिवर्सल नॉर्म्स। यानी अगर आप यूनिवर्सल नॉर्म्स को लेकर चलोगे तो फिर
आप तो बेवकूफ़ बना दिए जाओगे। जबकि जो दूसरी कंट्री है वो तो अपना इंटरेस्ट देखती है कि कहाँ पे उसको इंटरेस्ट है, वहाँ पे वो झूठ भी बोलती है, वहाँ पे वो धोखा भी देती है, वहाँ पे वो आपके अगेंस्ट अलायंसेस भी बनाती है, वो आपको ऐसी ट्रैप्स में भी फंसाती है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की ट्रैप्स में, ऐसी ट्रेड की पॉलिसीज़ बनाती है कि आप जो है वो दबते चले जाओ और आपके से वो फ़ायदा उठाते चले जाएँ। सो आपने अपने मुल्क की जो पॉलिसी बनानी है वो अपने मुल्क के इंटरेस्ट के मुताबिक बनानी है, नॉट अपॉन बेसिस ऑफ द यूनिवर्सल नॉर्म्स कि भाई इंसानी जानों को जो है ना वो नहीं ज़ाया करना, तो उस लिए आप बैठे रहो। भाई जब आप देख रहे हो कि आपका दुश्मन है तो आप जाओ, जंग भी करो उस पर, वो वहाँ पर इनोसेंट सिविलियंस को मारो भी, सब कुछ करो, क्योंकि आपने तो अपने स्टेट की इंटरेस्ट को देखना है ना। तो ये बातें कार की राइटिंग से इन लोगों को मिली। पॉलिटिशियंस आइडेंटिफाई द इंटरेस्ट विद यूनिवर्सल इंटरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और उसने ये बोला कि पॉलिटिशियंस जो है ना वो मतलब पावर की बात नहीं कर रहे, जो एक प्रिंस का पावर है, किंग का पावर, उसकी बात नहीं कर रही, पॉलिटिशियंस की बात कर रहे हैं। तो पॉलिटिशियंस जो है ना वो एक ऐसे सिस्टम में होते हैं जहाँ पर फेस सेविंग करनी पड़ती है उन्हें बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये वो दौर है जबकि तमाम जो यूरोपियन वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनमें डेमोक्रेसी को प्रमोट किया जा रहा था, डेमोक्रेसी की बातें हो रही थी, और जो है वो किंग्स जो है ना बहुत सारे खुद वो अपने सरेंडर कर रहे थे पार्लियामेंट्स को अपने पावर्स। तो ये वो दौर है जहाँ पे हर इंडिविजुअल की जो आज़ादी है और उसकी पावर उसको रिकग्नाइज किया जा रहा था। तो पॉलिटिशियन जो है ना उसको हमेशा ये पोज करना पड़ता है कि भाई मैं तो लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहा हूँ, मैं तो लोगों का रिप्रेजेंटेटिव हूँ और मुझे तो लोगों ने वोट दिया और मैं तो लोगों में से एक हूँ। तो फिर वो पॉलिटिशियन जो है ना उसकी मजबूरी है कि वो अपने इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करे यूनिवर्सल इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड के साथ, कि वो बड़ी बड़ी बातें करे जो मतलब यूनिवर्सल नॉर्म्स और यूनिवर्सल मोरालिटी के ऊपर बात करे। गॉड की भी बहुत सारे पॉलिटिशियंस बातें करते हैं, इवन यूरोप के अंदर भी, हालांकि उनको पता है कि हमारे मुल्कों में तो अब रिलीजन ख़त्म ही हो गया। सो ये उसने बताया कि पॉलिटिशियंस जो है ना वो इस तरह का रोल उनको प्ले करना होता है। अदरवाइज अगर जो रियल उनकी पॉलिसी मेकिंग है वो बेस्ड ऑन इंटरेस्ट है, वो बेस्ड ऑन मटेरियल गोल्स है, नॉट ऑन दीज यूनिवर्सल मॉरलिटीज़ हैं। सो उसने ये बताया कि जो हमारा न्यू यूटोपिया है ना जिसको अब हमने अचीव करना है, वो न्यू यूटोपिया जो है ना वो उस पुराने यूटोपिया से बिल्कुल ऑपोजिट है, और वो एक रियलिस्ट वर्ल्ड ऑर्डर है जिसको हमने अब अचीव करना है। और उसके अंदर कोई यूटोपियन मॉरलिटी नहीं होगी, बल्कि उसके अंदर हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट होगी। यानी अगर फॉर एग्जांपल अगर हम ये सोचें कि कार की ही राइटिंग से शायद इतना इन्फ्लुएंशियल थी कि उन्होंने पूरा यूरोपियन यूनियन एक पूरी बहुत बड़ी पॉलिटी बनाई है यूरोप के अंदर तमाम ममालिक को इकट्ठे करने की, तो वो एक हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट की बुनियाद के ऊपर बनाई है। वो किसी गॉड फियरिंग के ऊपर नहीं बनाई है, वो किसी ऐसी काम के लिए नहीं बनाई है कि हमने सबके लिए जो कोई खैराती इदारे बनाने, ये चीज़ नहीं है, बल्कि वो एक रियलिस्ट वर्ल्ड ऑर्डर है। और उसमें वो अपने पावर को और अपनी इकोनॉमिक जो प्रोग्रेस है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए उन्होंने ये अलायंसेस बनाई है, और उन्होंने ये एक हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट अपने इर्द गिर्द बना दी है, एक वेब बनाया है जिससे वो अपने जो है ना ब्रिटेन समझेगा कि वो ज़्यादा स्ट्रेंथन हो रहा है, या फ्रांस समझेगा कि वो पहले से ज़्यादा स्ट्रेंथन हो रहा है, या जर्मनी ऐसा समझेगा। रेनल्ड न्यूबर के नाम से एक यूएस के अंदर यूएस बेस्ड थियोलॉजियन और राइटर और थिंकर थे, और बहुत लोग इनकी राइटिंग से, बिकॉज ये वो दौर है जब बहुत सारे लोग जो हैं वो रिलीजन से अलग होने की कोशिश कर रहे हैं और एथियज़म की तरफ आ रहे हैं और न्यू थॉट और न्यू वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं, और बहुत सारी एक मेजॉरिटी ऐसी भी बहुत लोग वेस्टर्न सोसाइटीज़ में, यूएस के अंदर सोसाइटीज़ में ऐसे लोग जो कि रिलीजन के साथ अभी भी क्रिश्चियन लोग जो हैं, कम्युनिटीज़ हैं जो कि अपने रिलीजन से, अपने अल्लाह ताला के साथ जो है ना वो कनेक्ट होकर रहना चाहती हैं और रिलीजन को वो बिलीव भी करती हैं और उसके साथ जुड़े रहना चाहती हैं। तो ये रेनल्ड न्यूबर हैं, ये भी एक थियोलॉजन थे, और इन्होंने भी मतलब ज़रा ये जब राइटर्स जो होते हैं उनको पजीराई बहुत मिलती है, उनके इन्फ्लुएंस बहुत होता है, क्योंकि एक पढ़ी लिखी सोसाइटी के अंदर जो है ना बहुत लोग होते हैं जो इन बुक्स को पढ़ते हैं और फिर उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं और अपनी ज़िंदगी में उसको लेकर आने की कोशिश करते हैं। तो मगर ये रेनल्ड जो थे ये एक थे तो थियोलॉजन, और ये रिलीजन को डिफेंस करने के लिए ही उन्होंने अपना बहुत कुछ लिखा और सोचा और समझने की कोशिश की रिलीजन को। समाउ इनकी जो राइटिंग्स है ना वो भी एक रियलिज्म बेस्ड राइटिंग्स समझी जाती हैं, बिकॉज इन्होंने रिलीजन को लाइक जस्टिफाई करने के लिए इन्होंने इंसानी नेचर को इस तरह से डिफाइन किया कि इंसानी नेचर के अंदर कुछ खराबियां हैं, और मतलब हम लोग जो है ना वो गुडनेस को समझते हैं लेकिन हम उस गुडनेस को कभी अचीव नहीं कर सकेंगे। सो अपनी यानी कि इन कैपेसिटी टू बिकम द रियल गुड पर्सन एंड द इन कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी टू रियली बिकम
हब ऑफ गुडनेस जो है ना वो उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया अपनी राइटिंग्स के अंदर। और उन्होंने ये बोला कि जो इंसान है ना उसके अंदर जो प्राइड है और वो सेल्फिश किस्म का वो उसका नेचर है और सेल्फ लव उसके अंदर बहुत ज़्यादा है। और ये चीज़ जो है ना वो अपने इंसानी माशरे में हर जगह ये डिस्प्ले होती है और वो शो करता है इंसान के उसके अंदर कितनी टेंडेंसी है कि वो अपने इर्द गिर्द जितनी भी गुडनेस है ना उसको करप्ट करता चला जाता है। हर जगह वो करप्शन लेकर आते हैं, फैमिली के अंदर वो करप्शन लेकर आता है, अपनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में करप्शन नजर लेकर आता है, पॉलिटिक्स में वो करप्शन लेकर आता है, इकोनॉमी में वो लेकर आता है। तो जहाँ जहाँ गुडनेस है, जहाँ जहाँ अच्छाई है, अच्छा पॉसिबिलिटीज़ हैं, वहाँ पर इंसान अपनी प्राइड की वजह से, अपनी सेल्फिशनेस की वजह से और अपनी सेल्फ लव, सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से वो करप्शंस करता ही चला जाता है। और इस चीज़ को उसने एडमिट भी किया और उसने ये इस तरह की बातें की कि हमें इस अपनी खराबी, इस अपनी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हम लोग इम्परफेक्ट हैं और हम लोग खराबियाँ करेंगे। सो ऑल्दो कि अभी हमारे इस्लाम में भी ये अल्लाह ताला बार बार कहता है कि तुम गलती करोगे, तुम गुनाह भी करोगे, लेकिन तुम मुझसे माफ़ी मांगो, तुम मुझसे रुजू करो। लेकिन यहाँ पर न्यूबर्ग की जो बातें दिखाई देती हैं तो उससे ऐसा लगता है कि जैसे मतलब अच्छाई की पॉसिबिलिटी को ही जो है ना फॉरसेक कर दिया गया उसकी राइटिंग। सो ये उसका एक बहुत ही मशहूर ये सेंटेंस है उसकी राइटिंग्स में कि चेंज व्हाट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एंड एक्सेप्ट व्हाट कैन नॉट बी चेंज। यानी कि जो तो अनएक्सेप्टेबल है, बहुत ही गलत है, बहुत ही बुरा है, उसको तो चेंज करो। लेकिन जो चीज़ें तुम नहीं चेंज कर सकते हो, तुम्हारे इर्द गिर्द खराबियाँ चल रही हैं, करप्शंस चल रही हैं और पूरा सिस्टम आपका तुम्हारा बनता चला जा रहा है एक खराबी की बुनियाद पे, वो तुम जो चेंज नहीं कर सकते तो फिर उसको एक्सेप्ट कर लो एज ए नॉर्म। तो ये इसका तो मतलब ये है कि दुनिया में बुराइयां बढ़ती चली जाएंगी और आप उस हर स्टेप पे उन नई नई बुराइयों को एक्सेप्ट करते चले जाओ और बिल्कुल भी आप जंग ना करो और सिर्फ बहुत ही एक मतलब महदूद रह जाएंगी कुछ नॉर्म्स जिनके ऊपर आप कहोगे कि यार ये तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आप कह सकते हो कि अगर आप हर खराबी को, हर नई करप्शन को अगर एक्सेप्ट ही करते चले जाओगे तो फिर इन दी एंड क्या होगा कि अब जैसे गजा में एक जेनोसाइड हो रहा है, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को मार दिया गया और तबाही बेइंतहा लेवल की हो रही है, तो वो वेस्टर्न माशरे के अंदर एक्सेप्टेबल है, वो उनको इसराइली सही नज़र आ रहा है, उनको वो कत्ल गारत बुरी ही नहीं लग रही बिकॉज दे हैव लर्नड in all these generations to accept all the corruption or just in the name of your self interest, just in the name of your national interest कि तुम्हारा नेशनल इंटरेस्ट जो है वो मांग रहा है इस कुर्बानी को तो दे दो। सो ये चीज़ें यानी उनके ये थियोलॉजियन ने भी इस तरह की चीज़ें लिखी हैं। हैंस मॉर्गेनथॉ जिनको एक बहुत मॉडर्न एज का बिकॉज 1980 तक ये यहाँ पे रहे दुनिया में, इनको एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल रियलिस्ट थ्योरिस्ट फिलोसोफर समझा जाता है। और इन्होंने भी जो है ना क्योंकि इनके भी जो राइटिंग्स हैं, थिंक टैंक्स इनको लेके चलती थी, इनको पॉलिसी मेकर्स इनको लेकर चलते थे और इनकी राइटिंग तो पढ़ते थे, तो इनका इन्फ्लुएंस जो है ना वो वेस्टर्न सोसाइटीज़ में बहुत ज़्यादा था। और इन्होंने जो है ना इनकी राइटिंग्स में आपको क्या मिलेगा कि इन्होंने भी पावर की बात की। इन्होंने बोला कि इंसान के अंदर जो है ना एक पावर के लिए एक जो है ना एक लस्ट है और वो लस्ट जो है ना वो इनसैटिएबल है, यानी कि वो कभी भी पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हो सकता। जितनी भी पावर इंसान को मिल जाए उसको वो कम ही लगती है और फिर वो उससे भी ज़्यादा पावर का ख्वाब देखना शुरू कर देता है और उससे भी बड़े पावर को अपना गोल बना लेता है और वो उसके लिए मज़ीद तगोदो शुरू कर देता है। सो ये एक इनसैटिएबल ह्यूमन लस्ट है और ये टाइमलेस है और यूनिवर्सल है और ये यानी कि हर दौर में, हर सोसाइटी में आपको ये इंसानी लस्ट जो है वो नज़र आएगी और ये एक यूनिवर्सल चीज़ है, यानी एक मतलब हर जगह, हर सोसाइटी, हर कौम में, हर दौर में आपको ये मिलेगी। तो इसको डिनाई करना जो है ना वो एक बेवकूफ़ी है। हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये जो पावर की लस्ट है और ये जो पावर का हंगर है ये एक रियलिटी है जिसको सामना करना है। और ये भी एक रियलिस्टिक किस्म की थिंकिंग है कि ये जो पावर की जो लस्ट है, क्यों ना हम आगे बढ़कर हम सारा पावर हासिल करें बजाय इसके कि क्योंकि ये एक ह्यूमन नेचर है और क्योंकि हर इंसान ये करेगा और हर कौम ये करेगी तो फिर वो सब कौमें तो हमारे ऊपर हावी हो जाएंगी। तो लिहाजा हम क्यों ना सबसे आगे बढ़कर और सबको नीचे गिरा के और सबको अपने से वीक करके और हम वो डोमिनेंस और वो पावर हासिल करें जो कि एक टाइमलेस और यूनिवर्सल किस्म की पावर क्यों ना हम हासिल करें। सो ये है रियलिज्म जो कि एक ट्रेडिशनली चला आया, फिर उसके ऊपर आपने देखा फिलोसोफर्स ने ऐड किया, थियोलॉजियंस ने ऐड किया और फिर ये आपको बिल्कुल 20वीं सदी में और जो है वो आपको मिल गए राइटर्स और इन्फ्लुएंशियल लोग जो कि इसी तरह की सोच को आगे बढ़ा रहे हैं वेस्टर्न सोसाइटीज़ के अंदर। और उसने ये बोला कि एनिमस डोमिनेंटी जो है ना वो एक रियलिटी है, एक ह्यूमन नेचर के अंदर एक चीज़ है जो कि एक है डिज़ायर टू डोमिनेट
मतलब ये हर इंसान के अंदर है और हर मुआशरे में आप ये देखोगे। और फिर इन्हीं लोगों ने फिर बात की कि भाई हर सोसाइटी में आप देखोगे तो ए टाइप लोग होते हैं, बी टाइप लोग होते हैं, सी टाइप लोग होते हैं, और ए टाइप वो लोग होते हैं जो कि डोमिनेट करने उनके अंदर होता है, उनकी नेचर में होता है। और बी टाइप वो लोग होते हैं जो सबमिसिव होते हैं, जो लाइन में लग जाते हैं, टू द लाइन हो जाते हैं, और फॉलोअर्स होते हैं, और एक लीडर्स होते हैं ना, और एक फॉलोअर्स। तो एक एनिमस डोमिनेंटी जो है ना, वो उन लोगों के अंदर होता है जो कि लीडरशिप वाले लोग होते हैं, जिनके अंदर डिज़ायर टू डोमिनेट होता है। एक आप सोच रहे हैं ना कि एक लीडरशिप को हम एक बहुत नेक और अच्छी चीज़ की तरह भी समझ सकते हैं। यानी एक ऐसा लीडर जो आपको अच्छाई की तरफ लेकर जा रहा है, एक ऐसा लीडर जो आपको अच्छे वर्च्यूज़ की तरफ लीड कर रहा है, और एक ऐसी लीडरशिप या एक ऐसी एनिमस डोमिनेंटी जो कि बेस्ड ही डिज़ायर और टू डोमिनेट के ऊपर है। उसका गोल ही ये है, उसका शुरू और आखिर ही ऐसे हो रहा है कि मैं कैसे पावर हासिल कर लूँ इस पूरी सोसाइटी के ऊपर, पावर हासिल कर लूँ इस दुनिया के पूरे इंटरनेशनल सिस्टम के ऊपर। ये है जिसकी बात हैंस मोर्गेंथियो ने की, और एनिमस डोमिनेंटी के साथ उन्होंने इस चीज़ को शामिल नहीं किया कि एक एनिमस ये भी होती है कि वेलफेयर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी ना, वेलफेयर ऑफ द होल ह्यूमैनिटी, एक ह्यूमैनिटेरियन कॉज, इस तरह की बात वो इसके साथ नहीं जोड़ सके। बहरहाल उन्होंने बोला कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो लाइक ऑल पॉलिटिक्स इज अ स्ट्रगल फॉर पावर। दुनिया मतलब मुल्क के अंदर नेशनल लेवल पर आप देखो, यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि पॉलिटिक्स में जो भी लोग आते हैं वो पावर के लिए आते हैं, ओहदों के लिए आते हैं, और बड़े से बड़े ओहदे की तरफ वो भागते हैं, और वो प्रिविलेजेस और वो पावर और वो पर्क्स जो है उसकी तरफ उनकी नज़र होती है जो कि उससे अगले ओहदे वाले के पास हैं। तो ये एक मुल्क के अंदर भी पावर स्ट्रगल ही चल रही है, और यही चीज़ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी होगी। तो वो आप उसको उस नज़र से देखो कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी हमने पावर स्ट्रगल करनी है। So political leaders think and act in terms of interest defined as power. So पॉलिटिकल जो लीडरशिप होती है उसको एक तो तरफ ये करना पड़ता है कि वो अपने स्लोगन्स ऐसे बनाए और बोले ये कि भाई हम बहुत नेक हैं, हम अल्लाह पे बिलीव करते हैं, हम सच के साथ हैं, हम हक के साथ खड़े हैं, और हम जो है वो सबकी फलाह बहबूद के लिए करेंगे। वो अच्छी अच्छी बातें तो उनके स्लोगन्स होते हैं, लेकिन रियल में जो उनकी थिंकिंग है, उनकी जो एक्ट्स हैं, उनकी जो पॉलिसी मेकिंग है, और वो जो वो रियल में जो बिहाइंड द कर्टन्स वो जो है वो कर रहे हैं सब अपने इंटरेस्ट के बेस पर। उनका इंटरेस्ट जो है वो एक ही है कि पावर को कैसे हासिल करें, पावर को कैसे सिक्योर करें, और पावर के ऊपर कैसे पूरी तरह से जम करके बैठ जाएं। सो पॉलिटिक्स इज एन ऑटोनमस अफेयर नॉट सबऑर्डिनेट टू एथिक्स। उसने ये बात की कि जो एथिक्स की बातें हैं ना वो NGOs को करनी चाहिए, वो चर्च को करनी चाहिए, वो मतलब वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस को करनी चाहिए, लेकिन पॉलिटिक्स जो है ना वो एक ऑटोनमस स्फीयर है, वो बिल्कुल इससे बढ़तर है। वो उसकी जो ऑटोनमी है और उसकी जो पावर है, उसकी जो स्केल है, उसका लेवल है, वो उससे बहुत ऊपर है, और वो सबऑर्डिनेट नहीं हो सकता एथिक्स का। यानी पॉलिटिक्स कैन नॉट बी डिक्टेटेड बाय एथिकल नॉर्म्स एंड रूल्स, और वो जो आप यूटोपियन टाइप की थिंकिंग है उससे आप पॉलिटिक्स को रूल नहीं कर सकते, बल्कि पॉलिटिक्स और जो है ना वो पावर प्ले जो है ना वो रूलर है, और वो सबसे बड़े बड़े फैसले करेगा, और वो सबसे बड़े बड़े नॉर्म्स बनाएगा, और नीचे के जो लोग हैं ना वो एथिक्स उनको सिखाओ, उनके लिए वो बातें करो। और वो क्योंकि वो जो रिलीजन है ना वो ओपियम ऑफ द मासेस है ना, तो वो मासेस को टेम करने के लिए रिलीजन करते रहो, लेकिन जो पावर वाले जो सेक्टर्स हैं ना, जो उनके अंदर नॉर्म्स और हैं, एथिक्स और हैं, और उनकी सोच और है। ये बातें की हैंस मॉर्गेनथॉ ने। सो रियलिज्म का थोड़ा सा एक समरी मैंने इस पेज में बनाई, बिकॉज यू नो ये फिलोसफीज जो होती हैं ये कहीं पर भी एक जगह ठहरती तो नहीं है। हर नए आने वाले थिंकर के साथ कुछ चीज़ें ऐड होती हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट होती हैं, कुछ नई चीज़ें, नए आइडियाज़, नई यूनिक बातें सामने आती हैं। तो ये फिलोसफी जो है ना वो एवर चेंजिंग किस्म की चीज़ होती है। रियलिज्म गो के एक स्कूल ऑफ थॉट है, लेकिन अगर फर्स्ट थिंकर से लेकर लास्ट थिंकर तक आप लेकर जाओ तो हर दफ़ा आपको उसमें चेंजेस नज़र आएंगे। लेकिन एक समरी टाइप अगर आप बनाते हो तो फिर आपको थोड़ा सा ये मैं इस पेज पे ये बता रही हूँ कि इंडिविजुअल से लेकर स्टेट तक कैसे ह्यूमन नेचर को मतलब इम्प्लिकेट किया जाता है। सो अगर हम ये देखें कि ह्यूमन नेचर से स्टार्ट कर रही है रियलिज्म, और कि ह्यूमन नेचर में ही एनिमस डोमिनेंटी है, एक ह्यूमन नेचर में ही सेल्फ लव है, सेल्फ इंटरेस्ट है, और ह्यूमन नेचर जो है वो अपनी सेल्फ लव के लिए और सेल्फ इंटरेस्ट के लिए हर काम, हर जो है नॉर्म और हर एथिक्स को तोड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो फिर यहाँ से इनसाइड आउट अगर आप चलो, यानी इनसाइड में इंसान और एक इंसान, और फिर आउटसाइड में जाते जाओ तो पूरा स्टेट, या बॉटम से टॉप की तरफ आप लेकर जाओ, तो फिर
आपको यही पता चलता है कि दुनिया जो है ना, वो क्योंकि सब लोग अनएथिकल हैं, सब लोग जो है ना सेल्फ इंटरेस्ट पे बेस है, तो दुनिया जो है वो एक एनार्की है। पूरी दुनिया के स्टेट्स को अगर आप ले लो तो वो एक एनार्किक सिस्टम है जिसमें हर एक को अपने सेल्फ इंटरेस्ट से गर्ज है और सेल्फ हेल्प के ऊपर वो बेस्ड है। और स्टेट्स आर सेल्फ सेंटर्ड, ईगोइस्ट एंड स्टेट्स परस्यू नेशनल इंटरेस्ट, यानी कि हर स्टेट के अंदर जो भी रूलिंग क्लास है या जो एक स्टेट है, जिनको ना वो मैं डिफ्रेंशिएट करती हूँ कि नेशन और स्टेट। नेशन है ऑल द पीपल और स्टेट है वो एलिटिश बेल्ट ऑफ पीपल हु आर इन पावर ओवर द पीपल ऑफ द स्टेट। सो जो स्टेट है ना वो सेल्फ सेंटर्ड होती है और वो हमेशा अपने पावर को इन्हांस करना, अपने पावर को सिक्योर करना और इंश्योर करना कि मेरा पावर को कोई नुकसान ना हो, कोई मेरे पावर को क्वेश्चन ना कर सके और वो हमेशा चलता रहे। और उस चीज़ को वो सिक्योर करने के लिए हर गलत काम करने के लिए रेडी है और वो ईगोइस्टिक होती है, यानी कि मैं ही पावरफुल हूँ और मैं ही रहूँगा। सो दैट मीन्स के बाप मरने से पहले बेटे को अपना वलीयत बना के मरता है और मतलब वो उसकी ईगो बर्दाश्त नहीं करती कि मैं मर भी जाऊँ ना तब भी ये पावर जो है ना मेरे से या मेरी फैमिली से निकल जाए। सो ये चीज़ होती है पावर के अंदर, ये चीज़ होती है एक इंसानी नेचर से, एक स्टेट के नेचर में ये चीज़ आती है। फिर ह्यूमंस जो है वो सेल्फिश होते हैं, कॉम्पिटिटिव होते हैं और ईगोइस्टिक होते हैं। सो ये चीज़ आपको दिखती है कि जो स्टेट है ना उसकी जो पॉलिसीज़ हैं वो भी, उसकी जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज़ जो होती है ना वो कॉस्ट और बेनिफिट को देखकर वो लोग काम करते हैं। वो किसी मोरालिटी पे बेस करके नहीं अपनी पॉलिसीज़ बनाते हैं, बल्कि वो देखते हैं कि हमें कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा, क्या फ़ायदा ज़्यादा है नुकसान के मुकाबले में, थोड़ा सा नुकसान बर्दाश्त कर लें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल जाएगा। सो ये सेल्फिश और कॉम्पिटिटिव नेचर जो इंसान के लेवल पर है ना वही नेचर स्टेट के लेवल पर भी आता है और वो इस तरह से अपनी पॉलिसी मेकिंग करते हैं कि वो कंपटीशन में कैसे आगे निकल जाए। अल्टीमेट गोल इज सर्वाइवल, वॉर्स ऑफ सर्वाइवल। इंसान जब एक स्टेट के फॉर्म में आ जाता है, स्टेट जो है वो एक मजमुआ है वो इंसानों का जो कि रूल कर रहे हैं, जिनके पास पावर है, उनका अल्टीमेट गोल ये है कि हमारी सल्तनत, हमारा पावर वो सर्वाइव करे और उस सर्वाइवल के लिए वो बहुत सारी वॉर्स लड़ने के लिए तैयार होते हैं। दूसरे इर्द गिर्द के ममालिक के साथ वो लड़ाई करते हैं, जंगें करते हैं और अपने लोगों को भी महकूम रखने के लिए और अपनी जगह पर रखने के लिए वो हर हरबा इस्तेमाल करते हैं। वो अपने लोगों को भी नहीं इजाज़त देते कि वो उनकी पावर में इंक्लूड करें और वो इर्द गिर्द के ममालिक को भी नहीं इजाज़त देते कि वो उनकी पावर में इंक्लूड करें। मोटिवेटेड बाय फियर, डिज़ायर टू डोमिनेट अदर्स, ये चीज़ें एक ह्यूमन नेचर में भी होती हैं। फियर भी होता है उसके अंदर कि यार ये मेरा नुकसान ना हो जाए, मेरी पावर ना चली जाए, और डिज़ायर टू डोमिनेट भी होता है। तो इसकी वजह से वो क्या करते हैं, अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं, अपनी मिलिट्री फोर्सेस को बढ़ाते चले जाते हैं फियर की वजह से कि यार दूसरे जो मुल्क है ना उसके पास तो ज़्यादा मिलिट्री आ गई तो अब मैं अपनी और बढ़ाऊँ, तो वो मिलिट्री फोर्स को बढ़ाते चले जाते हैं और वो ऐसे एडवांटेजेस को मतलब आगे लेकर आते हैं, अपने ऐसे एडवांटेजेस अपने बढ़ाते हैं जो कि दूसरे मुल्क के एक्सपेंस पे हो जाए, यानी मुझे फ़ायदा मिल जाए, दूसरे मेरे एनिमी को नुकसान हो जाए। ये सबसे आइडियल सिचुएशन होती है एक स्टेट के लिए। यानी स्टेट ये नहीं सोचता कि यार मैं भी फ़ायदा उठा लेता हूँ, मेरा पड़ोसी भी फ़ायदा उठा ले और मेरे जो इर्द गिर्द के 4-8 और मुल्क हैं वो भी फ़ायदा उठा, ऐसी उनकी बिल्कुल नहीं सोच होती। लेकिन स्टेट के लेवल पर वो ये सोचते हैं कि यार मुझे फ़ायदा हो और दूसरे को नुकसान हो जाए। यानी ज़ीरो सम गेम जिसको हम कहते हैं ना, कि ज़ीरो सम गेम का मतलब है कि एक की पावर प्लस है, दूसरे की माइनस हो रही है, तो प्लस और माइनस इक्वल टू ज़ीरो हो जाए, यानी हमेशा एक के पास पावर रहेगी दूसरा नीचे रहेगा। ये है ज़ीरो सम गेम। तो ये स्टेट्स की थिंकिंग ऐसे होती है कि अब हमने ज़ीरो सम गेम बनानी है। वो ये नहीं चाहते कि आप ऐसी गेम बनाएं जिसमें सबको फ़ायदा हो रहा, तो क्योंकि सबका फ़ायदा जो है ना वो उनको लगता है कि ये फिर मेरा अल्टीमेट नुकसान है, क्योंकि सबके पास पावर आ जाएगी, सब बराबर हो जाएंगे अपनी प्रिविलेजेस में और अपनी पावर में और इकोनॉमी में, तो वो सबके सब कहेंगे कल को कि वो आकर मेरे ऊपर चढ़ दौड़ेंगे। सो ये है स्टेट की थिंकिंग क्लासिकल रियलिज्म में। अब 1924 से 2013 तक रहे केंथ वॉल्ट्ज, ये भी एक फिलोसोफर, एक थ्योरिस्ट हैं और नियो रियलिज्म की फ़िलासफ़ी ये लेकर आए। और ये नियो रियलिज्म एक्चुअली रियलिज्म को का ही एक अगला स्टेज है, अगली स्टेप है। 1924 से 2003 में आप देखिए ये कौन सा दौर है जबकि वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो गई है और अब यूनाइटेड नेशंस बन गया है और यूनाइटेड नेशंस जो है वो डोमिनेटेड है बाय द विक्टर्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी कि यूएस की डोमिनेंस, फ्रांस की डोमिनेंस, ब्रिटेन की डोमिनेंस
डोमिनेंस इवन यूरोप के और भी कुछ ममालिक की और इनके एलाइज की डोमिनेंस है इस ग्लोबल सिस्टम के ऊपर। ये एक ग्लोबल सिस्टम बन गया ना, यूनाइटेड नेशंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया जिसमें सारी कौमें आ रही हैं, मीटिंग्स कर रही हैं, और वहाँ पे वर्ल्ड बैंक भी उनको अपने शिकंजे में फंसा रहा है, IMF भी उनको बता रही है कि अब ये करना, इकोनॉमी ऐसे चलनी है। वर्ल्ड बैंक बता रहा है अब इस तरह से सेंट्रल बैंक्स बनाओ और फिर हमारे साथ अलाइन करो उन सब सारे सेंट्रल बैंक्स को। तो ये एक ग्लोबल स्ट्रक्चर तो बन गया है। तो स्ट्रक्चर जो कि पहले नहीं था, वर्ल्ड वॉर 2 से पहले लीग ऑफ नेशंस थी, लेकिन वो एक नाकाम सिस्टम था, वो तो कुछ भी नहीं वो सब अचीव कर सकी। जो ग्लोबलाइजेशन और जो एक ग्लोबल फ्रंट यूनाइटेड नेशंस बना सका, वो इससे पहले दुनिया में की तारीख में नहीं बना था। तो ये इसीलिए केनेथ वॉल्स ने रियलिज्म को एक स्टेप बढ़ाकर न्यू रियलिज्म की तरफ वो लेकर गए, और उन्होंने बोला कि रियलिज्म जो है ना वो स्ट्रक्चरल रियलिज्म है। यानी आप एक स्ट्रक्चर को देखो कि इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर एक स्ट्रक्चर है। ऑल्दो कि कुछ रियलिस्ट अभी भी ये कहते हैं कि इंटरनेशनल स्ट्रक्चर जो है वो भी एनार्की के ऊपर बेस्ड है। मतलब हर बंदा, हर स्टेट एक इंडिविजुअल की तरह बिल्कुल शुतर बेमहार की तरह उसको, वो अपने ऊपर सॉवरन है और वो कुछ भी कर सकता है, उसके ऊपर कोई असूल और रूल्स लागू नहीं हो सकते, वो अपने इंटरेस्ट देखकर सारे फैसले करता है। लेकिन वॉल्स ने ये कहा कि नहीं, एक स्ट्रक्चर है और यूनाइटेड नेशंस की और उसके बेशुमार और इदारे हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, और यानी कि ह्यूमन राइट्स की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बना दी UN के अंडर, फिर पीस कीपिंग फोर्सेस हैं जो कई जगहों पे जाती। सो ये सारा स्ट्रक्चर की मौजूदगी में आपकी रियलिज्म को भी जो है ना थोड़ा सा अडॉप्ट करना है कि अब हम स्ट्रक्चरल रियलिज्म की तरफ जाएं और हम अपनी जो इंटरेस्ट है ना वो उस स्ट्रक्चर के मुताबिक आगे लेकर चलें, जो एक इंटरनेशनल स्ट्रक्चर बन गया है। ये अब एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें हमारी डोमिनेंस तो है, वेस्ट की तो डोमिनेंस है डे 1 से यूनाइटेड नेशन के पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर, लेकिन इसको अब हम समझें और इस स्ट्रक्चर के अंदर से हम अपनी रियलिज्म को जो है ना वो प्रमोट करें। सो वॉल्स ने ये कहा कि जो स्टेट्स होते हैं वो सिक्योरिटी मैक्सिमाइजर्स होते हैं, वो अपनी सिक्योरिटी यानी एग्जिस्टेंस, उनकी एग्जिस्टेंस को कोई खतरा ना पड़ जाए और उनकी सिक्योरिटी में कोई इंट्रूड ना कर दे, उस चीज़ के लिए, उसको मैक्सिमाइज करने के लिए ना वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को अलाउ कर लेते हैं। यानी कि इससे पहले नहीं था, पहले तो हर स्टेट को अपनी ही पावर को मैक्सिमाइज करना था ना, हर एक को अपनी अपनी पड़ी होती थी। लेकिन अब क्योंकि ये एक इंटरनेशनल सिस्टम और स्ट्रक्चर बन गया है तो इसमें हम अलाइंसेस बनाना हमारे लिए आसान हो गया, क्योंकि वी आर मीटिंग एवरी अदर मंथ, हम हर साल सारे लीडर्स मिल रहे हैं, फिर हमारी कमेटीज़ हैं, मुल्कों के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो मिल रहे हैं, फिर कितनी यानी UN के अंडर ही इतना स्ट्रक्चर बन गया है, और वेस्ट के ममालिक में आकर ये सब लोग बैठते हैं, मिलते हैं, और कोर्सेज पर उनको बुलाया जाता है, और हमारे जजेस को बुलाया जाता है, हमारे मिलिट्री के ऑफिसर्स को बुलाया जाता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, और व्हाट एंड व्हाट नॉट, क्या क्या कुछ नहीं होता। तो एक इन्वायरमेंट, एक जगह मिल जाती है, एक स्पेस बन जाती है जिसमें आप अपने अलायंसेस को जो है ना वो मजबूती से बना सकते हो, और आपको श्योरिटी जहाँ पर हो जाती है ना कि हाँ ये कुछ मुल्क है जिनके साथ अब हमने अपनी पावर को थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, कुछ मिलजुल के ऐसे करते हैं कि अब हम मिलकर जो है ना इतने स्ट्रांग हो जाए कि फिर जो दूसरा ग्रुप ऑफ कंट्रीज है ना वो हमारे ऊपर हावी ना हो सके कभी भी। सो ये चीज़ें आ गई आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2। स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम एक्सप्लेन्स स्टेट बिहेवियर। जो स्ट्रक्चर हमने इंटरनेशनल सिस्टम का बनाया है, जिसमें UN है, UN के दीगर ज़ेली बहुत सारे इदारे हैं, और फिर इधर जब मिलकर बैठते हैं और लोगों की इंटरेक्शन होती है, तो फिर आप देखिए ग्लोबलाइजेशन पहले आई ना, क्योंकि सब पहली दफ़ा मिले, पहली दफ़ा सारे लोगों ने बातें की, फॉरेन मिनिस्टर्स मिले, और सारा कुछ कई साल लोगों ने ये चीज़ लर्न की, स्टेट्स ने लर्न किया। फिर उसके बाद उन्हें लगा कि नहीं यार, ये तो यहाँ पर तो इनकी डोमिनेंस है वेस्ट की बहुत ज़्यादा, तो क्यों ना हम इसी तरह के सिस्टम और बना लें। तो फिर रीजनलिज्म सामने आ गई, ग्लोबलिज्म पहले चला, फिर ग्लोबलिज्म अब ख़त्म होते होते अब रीजनलिज्म आ गया है। अब चाइना कह रहा है कि यार मैं खुद क्यों ना अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाऊँ SCO के नाम से, या एक ब्रिक्स के नाम से एक इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म बना लूँ, उसमें मैं सबको इकट्ठे करता हूँ और मीटिंग्स कराता हूँ और अलाइंसेस बनाता हूँ और अपने बेल्ट एंड रोड के प्रोजेक्ट्स को वहाँ पे इनिशिएट करता हूँ। तो ये क्यों नहीं हम करें। तो ये होता है कि इन स्ट्रक्चर जो आपको इंटरनेशनल सिस्टम में मिलता है, उससे आपके स्टेट का जो बिहेवियर है ना वो यानी इवॉल्व होता है, यानी वो लर्निंग प्रोसेस के अंदर चल के फिर वो अपना स्टेट का बिहेवियर चेंज होता है उसकी वजह से। सो आउटसाइड इन या टॉप बॉटम की उसने बात की कि इंटरनेशनल जो सिस्टम है ना वो एक्चुअली अगर आप ह्यूमन नेचर की तरफ से ये चीज़ को देखो तो इंटरनेशनल अनार्की आपको यहाँ पे नज़र आती है। यानी कि हर कंट्री के बारे में उसने ये बोला कि वो, क्योंकि वो सब एक एक इंसान की तरह एक एक स्टेट को आप ले लो, और एक दुनिया है जिसमें
130 से 140 लोग रहते हैं, हर बंदा अपने दिमाग का है, हर बंदे का अपना कल्चर है, अपनी वैल्यूज़ हैं, अपनी बिलीफ सिस्टम है, और वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर काम कर रहा है, तो फिर वो उसको जब लगेगा ना कि मेरा पड़ोसी मेरे लिए कोई गड़बड़ कर रहा है, तो फिर वो अपनी चाकू तेज करेगा और उसको आके मारेगा। सो ये इंटरनेशनल जो सिस्टम है ना, उसके अंदर जैसे एक ट्राइबल सिस्टम में एक ट्राइबल लेवल पर एनार्की होती है, उस तरह से एक इंटरनेशनल सिस्टम में एक इंटरनेशनल लेवल पर एक एनार्की चल रही होती है। और आप ये नहीं सपोज कर सकते कि यार दूसरा जो मुल्क है ना वो झूठ तो नहीं बोलेगा ना, वो मतलब इतना बुरा तो नहीं हो सकता ना कि वो आकर के हमारे लोगों को मारना शुरू कर दे। ये चीज़ नहीं है, बल्कि उसकी एनार्की के ऊपर बिलीव करो कि वो एनार्की है, और वो जब भी उसको मौका मिलेगा तो वो आकर ज़रूर हमें नुकसान पहुँचाएगा। सो अनसर्टेनिटी, सस्पिशन, सिक्योरिटी डिलेमा और उसके बाद सेल्फ हेल्प, ये फॉर्मूला चलता है कि क्योंकि अनसर्टेनिटी है, ऑल्दो कि सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम बन गया है, उसमें आपको अपॉर्चुनिटीज़ नई नई मिल रही हैं, आप अपने स्टेट के बिहेवियर को उसके मुताबिक इवॉल्व भी कर रहे हो, चेंज भी कर रहे हो, लेकिन इन दी यानी कि बैक ऑफ द माइंड आपको पता है कि यार किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, है अनसर्टेनिटी ही, और अभी ये नहीं पता कि किस दिन कौन उठकर मेरे ऊपर जंग मुसलत कर दे। तो सभी लोगों के ऊपर सस्पेशन भी है और सिक्योरिटी डिलेमा भी है कि यार इसके साथ अलायंस करूंगा, इसका एलाई मेरा दुश्मन है, फिर मैं फंस जाऊंगा। ये सारी एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी कॉम्प्लिकेशन भी चल रही है और बड़ा इंट्रिकेट किस्म का सिस्टम भी चल रहा है, जिसमें सिक्योरिटी डायलेमास भी बहुत सारे हैं, और इन दी एंड आपको अपनी सेल्फ हेल्प पे ही रिलाई करना पड़े। नो डिवीजन ऑफ लेबर और फंक्शनल डिफरेंशिएशन, किसी भी मुल्क को आप ये नहीं कह सकते कि मेरा मुल्क जो है ना वो वहाँ मेरे पास सब जो है वो फैक्ट्रीज होंगी और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होंगी, और जो दूसरा मुल्क है उसमें सिर्फ लेबर काम करेगा और वो कोई इंडस्ट्री नहीं बनाएगा और वो कोई प्रोग्रेस नहीं करेगा। ऐसे नहीं हो सकता। हर मुल्क क्योंकि टोटली इंडिपेंडेंट है, तो वो अपने कोशिश करके अपनी पॉलिसीज ऐसी बनाकर अपने मुल्क को एक उसमें वो काम कर सकते हैं। जैसे ताइवान है, कितना छोटा सा कंट्री है और कितना उसको हमेशा थ्रेट में रहता है कि चाइना जो है वो उस पर हमला ना कर दे, लेकिन इस वक्त दुनिया की जो सबसे एडवांस्ड माइक्रोचिप्स हैं वो ताइवान में बनती है। सो किसी भी स्टेट को आप ये नहीं समझ सकते कि उसके आप अंदर एक डिवीजन ऑफ लेबर करवा दो और वो आप कहो कि हाँ इंडोनेशिया के लोग तो हमेशा आप जो है ना वो फैक्ट्री में धागा ही बनाएंगे और कपड़े को ही बुनेंगे और उनके मुल्क में कोई और इंडस्ट्री नहीं होगी। नहीं, वो हमेशा उसके अंदर इंडस्ट्रियल चेंजेस भी आएंगे, डेवलपमेंट भी होगी, प्रोग्रेस भी होगी, डिपेंडिंग अपॉन द विल ऑफ दोज पीपल, विल ऑफ दैट स्टेट जो है ना वो वहाँ पे हर तरह की चेंज पॉसिबल है। आप किसी के मुल्क के अंदर जो है ना कोई आप उसको इन्फोर्स नहीं कर सकते कि उसके अंदर कोई खास डिवीजन ऑफ लेबर आप उसके अंदर सेट कर दो। डिफरेंसेस इन रिलेटिव कैपेबिलिटीज एंड पावर टू परफॉर्म, दुनिया के जो ममालिक हैं वो कैसे एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट होते हैं। इस तरह से नहीं होते कि आपने उसके ऊपर बाहर से आकर कुछ इंप्लीमेंट कर दिया, बल्कि उनकी अपनी कैपेबिलिटीज़ में कुछ कमी होगी, उनके पास अपने रिसोर्सेज में कुछ कमी होगी, उनके पास अपनी कोई स्कूल्स के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी, कोई एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम होगी, कुछ भी होगा कि वो उनके पास कैपेबिलिटीज़ हमसे कम है, तो इसलिए वो उनके पास वो पावर नहीं है कि वो परफॉर्मेंस कर सकें जो कि हमारा मुल्क अगर तरक्की याफ्ता है तो फिर वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, बिकॉज हमारी कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, हमारे पास एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, या हमारे पास रिसोर्सेज जो है बहुत ज़्यादा, हमारे मुल्क में ऑयल बहुत निकलता है, या हमारे पास जो है ना वो यूरेनियम बहुत ज़्यादा, कुछ भी रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से एक मुल्क जो है ना वो दूसरे मुल्क को आउट परफॉर्म कर लेता है और उसकी पावर उससे आगे बढ़ जाती है। सो ये है जो केनेथ वॉल्ट की जो नई थ्योरीज हैं उसमें ये चीज़ें सामने आई। रिलेटिव गेंस, इम्प्रूव पोजीशंस ओवर अदर्स, रिलेटिव गेंस हमेशा हासिल करने की कोशिश करें। जब आप एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चरल रियलिज्म को फॉलो कर रहे हो तो फिर आप हमेशा रिलेटिव गेंस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो कि किसी के मुकाबले में अगर आपको गेन मिल रहा है तो आप वो ले लो। आप ये किसी यूनिवर्सल गेन की बात मत सोचो और इस तरह की मतलब ख्वाब मत देखो, बल्कि रिलेटिव गेंस जहाँ जहाँ आपको मिलते हैं आप वो लेते चले जाओ और अपनी पोजीशन को दूसरों के ऊपर हमेशा इंप्रूव करते चले जाओ। और इनसिक्योरिटी और अनइक्वल गेंस को जहाँ पर है, जहाँ पे तुम्हें लग रहा है कि नहीं यार अब मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, इनसिक्योरिटी बहुत बढ़ गई है, या फिर गेंस जो है वो अनइक्वल हैं और मैं नहीं अपनी तरफ इक्वेशन बना नहीं पा रहा, अपनी तरफ फ़ायदे लेकर आ नहीं पा रहा, तो फिर जो है ना कॉपरेशन उस सूरत हाल में दूसरे मुल्कों के साथ अलायंस करो और उन चीज़ों के अंदर उनके साथ पार्टनरशिप करो और मिलकर जो है उस मसाइल को हल करने की कोशिश करो। ये बातें बताई
केनेथ वॉल्ट्ज ने। अब ये वॉल्ट्ज के बाद जो ये न्यू रियलिज्म है, ये न्यू क्लासिकल रियलिज्म है, इसके अंदर दो वेरिएंट्स आ गए। एक तो उनमें से है डिफेंसिव रियलिज्म और एक है ऑफेंसिव रियलिज्म। यानी इसी इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर जब इन थिंकर्स ने अपने आप को देखा कि ये इतना बड़ा सिस्टम है और इसमें पॉसिबिलिटी है कि हम मिलजुल के भी सारी मुल्क जो है वो रह सकते हैं, हम वॉर्स को अवॉइड भी कर सकते हैं, तो फिर एक स्कूल ऑफ थॉट यहीं से निकला जिसने बोला कि रियलिज्म तो करनी है लेकिन डिफेंसिव रियलिज्म करो। जो डिफेंसिव रियलिस्ट थे उन्होंने क्या बोला कि अब एक इंटरनेशनल सिस्टम बन गया, एक यूनाइटेड नेशंस का एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर 10,000, उसके अंदर कई दर्जनों किस्म की सब कमेटीज़ हैं, सब ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो अपॉर्चुनिटी है कि हम मिलजुल कर भी तो एक सिस्टम बना सकते हैं ना, एक दूसरे को बर्दाश्त भी तो कर सकते हैं और एक दूसरे को फ़ायदे भी तो पहुंचा सकते हैं। और वॉर्स को अगर हम अवॉइड कर लें यूनाइटेड नेशन की मदद से, तो फिर वो क्यों नहीं एक बेहतर सिस्टम बन सकता है। सब इंसानियत के लिए भी वो बेहतर होगा और हर मुल्क के लिए वो बेहतर होगा। सो इन लोगों ने ये बोला कि कोल्ड वॉर ख़त्म हो चुकी है, यानी वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने के फ़ौरन बाद एक कोल्ड वॉर शुरू हो गई थी जिसमें एक तरफ सोवियत यूनियन था और एक तरफ यूएस था, और वो दोनों जो है ना वो मजबूर करते थे दुनिया के मुल्कों को कि या तो वो सोवियत कैंप में आ जाओ या फिर हमारे यूएस वाले कैंप में आ जाओ। और फिर वो दोनों कैंप्स के लोग जो है ना मुस्तकिल लड़ाइयाँ और जंगें चलती रहती थी, और यूएस और सोवियत यूनियन उन मुल्कों के बीच में अपनी फोर्सेस को डाल के प्रॉक्सी वॉर्स करते थे। सो कोल्ड वॉर जब ख़त्म हो गया, जब सोवियत यूनियन टूट गया और यूएस ने डिक्लेयर कर दिया कि हम जो है वो यूनी पोलर एक वर्ल्ड में आ गए हैं और हम दुनिया का वाहिद सुपर पावर बन गए, तो फिर सही मानों में यूनाइटेड नेशंस को के जो प्लेटफॉर्म को यूज़ करने का ये अपॉर्चुनिटी बन गई कि एक ग्लोबलाइजेशन किस्म का एक एनवायरनमेंट बना दो। और सही मानों में ग्लोबलाइजेशन उसके बाद शुरू हुई, बिकॉज ये सुपर पावर जब एक रह गया यूएस, और सब दुनिया के जो ममालिक हैं उन्होंने इसी में अपनी आफियत समझी कि वो यूएस के जो इंटरेस्ट है उनके साथ अलाइन हो जाते हैं, उनको फ़ायदा पहुँचाएंगे तो हमें भी फ़ायदा होगा। और हम एक ही सिस्टम जब होगा तो ज़ाहिर अगर यूएस को अगर हम हमारे मुल्क से अगर वो खाम माल खरीद लेता है तो चलो हमारी भी तो कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है, हमारे लोगों की भी कुछ ना कुछ रोज़गार बन रहा है। तो ये सोच जो है, ये डिफेंसिव रियलिज्म वाले लोगों ने कहा कि ये एक अपॉर्चुनिटी है कि अब हम पूरी दुनिया को अपने साथ पिरो लें और मिला लें और सारे को ये समझाएं कि हमारे साथ मिलने में तुम सब लोगों का फ़ायदा है। सो ये एक डिफेंसिव रियलिज्म की बात आ गई जिसमें सेल्फ इंटरेस्ट और डोमिनेट एनिमस डोमिनेंडी के बजाय जो है ना वो थोड़ा सा मिल के बैठ कर खाने वाली थोड़ी सी सोच को आगे लाया गया। तो इसमें उन्होंने बोला कि सॉवरन इक्वालिटी को मानो कि हर कंट्री के अंदर एक सॉवरन वो सॉवरन है, अपना बिल्कुल इंडिपेंडेंट है अपने फैसले करने में, और हर बंदे के पास ये सॉवरनिटी में के मामले में वो इक्वल है। और फिर यूनिवर्सलिज्म की बात करो इन प्लेस ऑफ स्टेटिज्म, कि स्टेट ओरिएंटेड पॉलिसीज़ की बात करने के बजाय यूनिवर्सल वैल्यूज़ को लेकर आओ, यूनिवर्सल नॉर्म्स को लेकर आओ। क्योंकि यूएन आपने देखा ना कि यूनिवर्सल टाइप की ही बातें करता है। यूएन की जो बोलते हैं कि ये ह्यूमैनिटेरियन राइट्स, ह्यूमन राइट्स की वो बात करते हैं। सो ये बातें करो, स्टेट ओरिएंटेड बातें ना करो। तो वाकई उन्होंने ये किया भी, यूएन का तो ये पॉलिसी ही ये है, तरीका ही ये है, क्योंकि उसने जोड़ के रखना है सारे मुल्कों को अपने साथ, तो वो हमेशा ह्यूमन राइट की बात करता है और हर एक स्टेट को जो है ना वो एक इंपॉर्टेंस देता है कि हाँ तुम एक इंडिपेंडेंट सॉवरन स्टेट हो। लेकिन वो दरपर्दा फिर उन्हीं की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो तमाम मुल्कों को मतलब जकड़ लेती हैं अपनी पॉलिसीज़ के अंदर। बहरहाल एग्रेशन इज सेल्फ डिफीटिंग। अगर आप एग्रेशन ही करते चले जाओगे, अगर आप धौंसी जमाते जाओगे, अगर आप वॉर ही करते जाओगे दूसरे ममालिक पे, और अगर आप इंटिमिडेट ही करते चले जाओगे दूसरे ममालिक को अपनी फोर्स से, अपनी पावर से, अपनी मिलिट्री से, तो फिर वो मुल्क क्या करेगा? वो इन दी एंड नॉर्थ कोरिया को देख लो, आप ईरान को देख लो, इन दी एंड फिर वो अपनी सेल्फ अंदर से ही मुल्क के साथ इंडिजिनस मिलिट्री पावर को बढ़ाते चले गए और आज वो इस काबिल हो गए कि यूएस को ललकार रहे हैं। तो एग्रेशन जो है वो सेल्फ डिफीटिंग है। सो असल पावर एक्चुअली वही होता है जिसमें आपके जो तमाम लोग हैं ना वो आपकी पावर को खुशी से तस्लीम कर ले। तो खुशी से कैसे तस्लीम करेंगे अगर आप उन पर जुल्म ही करते जाओगे? सो अगर आप वाकई सुपर पावर हो या आप एक इंटरनेशनल सिस्टम को चला रहे हो, एक वर्ल्ड ऑर्डर को चला रहे हो, तो फिर लोगों को ये एहसास दिलाओ कि आप उनके खैर ख्वाह हो, आप उनके लिए अच्छाई कर रहे हो, आप उनका फ़ायदा सोच रहे हो। सो ये चीज़ है डिफेंसिव रियलिज्म की तरफ। अंदर से आप अपना ही फ़ायदा कर रहे हो, लेकिन आप अपने दोस्तों और एलाइज को ये एटलीस्ट बावर तो करवा रहे हो, यकीन दिलवा रहे हो कि नहीं तुम लोगों को मुझसे बहुत फ़ायदा हो रहा है। सो यूनिट लेवल वेरिएबल्स की बात करते हैं तो जो डिफेंसिव रियलिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि
लीडरशिप क्वालिटीज़ अपने अंदर लेकर आओ और अपने आप को ऐसा प्रोटेक्ट करो कि लोग आपके साथ खुद जुड़ने के लिए रेडी हो जाएं। और आप स्टेट और सोसाइटी की जो रिलेशन है ना, उसके ऊपर भी गौर करो कि आपके लोग, आपके मुल्क के अंदर के जो लोग हैं वो आपके साथ को ट्रस्ट करते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, आपको ओन करते हैं एज देयर लीडर्स। और इस तरह से और अपनी स्टेट आइडेंटिटी को भी मजबूत बनाओ और जो है ना वो अपने यूनिट को स्ट्रेंथन करो इस तरह से कि इन द कम्युनिटी ऑफ नेशंस जो है ना आपको खुद ब खुद माना जाए कि हाँ ये तो एक बड़ा अच्छा मॉडल है और बड़े अच्छे लोग हैं, बड़ा प्रोग्रेस है इनके अंदर, इनके लोग भी खुश हैं और यहाँ पे बड़ा इंसाफ भी होता है। वही जो मॉडल वेस्टर्न कंट्रीज़ ने हमेशा प्रोटेक्ट किया है, जो कि ऑलवेज ट्रू भी नहीं होता, लेकिन बहरहाल सो ये एलीट परसेप्शन जो है ये इसको कम करो। उन्होंने कहा, उसने वो कहते हैं कि अपने आप को एक ह्यूमैनिटेरियन लेवल पर लेकर आओ और इंश्योर करो उस अपने इमेज से कि लोग जो हैं वो एग्रेशन के बगैर, ताकत के इस्तेमाल के बगैर आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन इसके बरक्स एक ऑफेंसिव रियलिज्म भी है जो कि जॉन मेयरशाइमर के तरह के लोग जो है ना वो उसको प्रमोट करते हैं और वो समझते हैं कि सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ जो नेशनल इंटरेस्ट है, स्टेट का जो इंटरेस्ट है वो लाइक उसको परस्यू करना ही है हर हालत में, और उसके लिए अगर फोर्स इस्तेमाल करनी पड़ती है तो वो करनी है हमने। वो ये नहीं कहते कि भाई हर सूरत में वॉर को अवॉइड करो, बल्कि वो कहते हैं कि किसी ना किसी तरह से इंश्योर करो कि हर मुल्क को ये पता हो, मैसेज चला जाए कि आप पावरफुल हो और आप पीछे हटने वाले नहीं हो और आपके साथ पंगा नहीं ले रहे हैं। तो ये चीज़ ये लोग कहते हैं। और ये कहते हैं कि स्टेट्स आर लेड बाय इंडिविजुअल्स हु हैव द विल टू पावर, यानी एनिमस डोमिनेंडी की ये बात जॉन मेयरशाइमर जो है ना वो करता है कि वही लोग आपके स्टेट के ऊपर जो है ना रूल कर रहे हैं और गवर्नमेंट में आए हुए हैं, वो लोग, उनके अंदर वो अल्फा टाइप लोग हैं और उनके अंदर वो एनिमस डोमिनेंडी है और वो विल टू पावर उनके अंदर है, वो पावर की लस्ट उनके अंदर है और वो अपना इनसैटिएबल जो लस्ट ऑफ पावर है वो उनकी कभी ख़त्म नहीं होने वाली, बल्कि वो उनको जितना भी पावर मिल जाए उनको उससे और पावर चाहिए। सो ऐसे लोग आपके ऊपर हुक्मरान है। सो ये एक्सपेक्ट मत करो कि जी वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे आएंगे या वो बहुत ही अपनी जो है ना वो मीक किस्म की इमेज बनाने की बात करेंगे, बल्कि वो उसी इमेज को पसंद करेंगे जिससे उनकी पावर जो है ना उसका मैसेज जाता हो दूसरे स्टेट्स के ऊपर। सो वो यही कहते हैं कि स्टेट्स आर पावर मैक्सिमाइजर्स, वो हमेशा अपने पावर को बढ़ाते हैं, इकोनॉमिक पावर को भी बढ़ाते हैं, मिलिट्री पावर को भी बढ़ाते हैं, अपनी इमेज को एज अ पावर जहाँ यूज़ करना है उस इमेज पावर को भी बढ़ाते हैं, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करते हैं कि वो सबसे दुनिया का बेस्ट कल्चर है, अपने वे ऑफ लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं कि ये दुनिया की बेस्ट वे ऑफ लाइफ है। सो वो हर तरह से अपने पावर को दुनिया के लोगों के ऊपर जो है ना मैक्सिमाइज करने की तगदो में हमेशा होते हैं। स्टेट जो है वो मैक्सिमाइज अपना जो पावर करते हैं वो मिलिट्री पावर और अपनी तमाम तरह की कैपेबिलिटीज़ को मैक्सिमाइज करके वो करते हैं, और वो इसमें इस दौर में किसी भी जगह पर वो पीछे नहीं रहना चाहते। वो ये नहीं कहते कि जब सिर्फ मिलिट्री बना दी है तो चलो इकोनॉमी को छोड़ दो, या इकोनॉमी अच्छा चला लिया तो मिलिट्री को छोड़ दो। वो पूरा जो है ना हर तरह से और कल्चर में, लैंग्वेज में, म्यूज़िक इंडस्ट्री में, हर जगह पे वो चाहेंगे कि उन्हीं का जो है ना बोला हो। स्पोर्ट्स में उनका होगा कि भाई हम हमारे जो स्पोर्ट्स के लोग हैं वो सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल्स लेकर आए मुल्क के अंदर। सो ये बात कहते हैं जॉन मेयरशाइमर। और अगेन वो ये बात कहते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम है तो सही, बना तो हुआ है, लेकिन वो एनार्किक है, उसमें हर बंदा अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट पे बात कर रहा है, हर बंदा दूसरे का दुश्मन है, हर बंदा जो है वो अपने इंटरेस्ट के लिए किसी भी दूसरे को उसकी यानी कि टांगे काटने के लिए तैयार है, उसको गिराने के लिए तैयार है, उसको उस पर कारी ज़रब लगाने के लिए तैयार है। जब भी उसको मौका मिला वो ऐसे करेगा, यानी वो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अभी उसके पावर नहीं है ना। अगर जैसी वो उसकी मिलिट्री इतनी स्ट्रांग हो जाती है, पावर इतना स्ट्रांग, उसको यकीन हो जाए कि मैं अपने दुश्मन को मतलब ख़त्म कर सकता हूँ, नीज़ तो नाबूद कर सकता हूँ, तो फिर वो एक मिनट भी और एक्स्ट्रा ज़ाया नहीं करेगा, बल्कि फ़ौरन वो ये काम करेगा। तो ऐसे ही लोग जो है वो एक हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी भी सामने लेकर आते हैं। ये रियलिस्ट कैंप की ही एक थ्योरी है जिसमें वो ये कहते हैं कि भाई अगर तुम इतने स्ट्रांग हो जाओ कि तुम मतलब हेजेमोन बन जाओ, यानी कि दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर बन जाओ, और इतनी तुम्हारे पास पावर हो कि ना मिलिट्री में तुम्हारा कोई मुकाबला कर सकता है, ना तुम्हें ये ख़तरा है कि तुम पे कोई हमला कर सकता है, इकोनॉमी भी तुम्हारी सबसे ज़्यादा ग्रो कर रही है, मतलब हर लिहाज से अगर तुम एक आइडियल बन जाते हो और सबसे पावरफुल बन जाते हो तो तुम दुनिया के सबसे बड़े हेजेमोन अगर तुम बन जाते हो तो फिर क्या होगा कि क्योंकि सबको पता है, अंडरस्टूड हो गया कि तुम ही एक वाहिद सुपर पावर हो,
तो फिर इंटरनेशनल सिस्टम जो है उसमें स्टेबिलिटी आ सकती है। क्योंकि सबको जो पता है कि यूएस ही सुपर पावर है और सबने उसके साथ अलाइन होना है, तो फिर वो जंगें नहीं करेंगे, वो जंगों का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा और जंग सिर्फ उसके साथ होगी जो यूएस से पंगा कर रहा है। बाकी सब जो है जो यूएस की लाइन में टो करे हुए हैं वो सबके सब जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी कैपेबिलिटीज़ के मुताबिक अपने छोटे छोटे गोल्स और अपने ड्रीम्स के मुताबिक आगे बढ़ते चले जाएंगे। सो अगर तुमने हेजमॉन बनना है, डोमिनेंट वर्ल्ड पावर तुम्हें बनना पड़ेगा जो कि हेजमॉन होगा, और तो वो उस सूरत में होगा कि तुम सुपीरियर मिलिट्री तुम्हारे पास होगी, इंसुलैरिटी होगी, यानी कि इंसुलैरिटी का मतलब है कि जैसे यूएस है ना वो एक आइलैंड स्टेट की तरह ही है ना, कि वो एशिया से भी बहुत दूर, मिडल ईस्ट से भी बहुत दूर, यूरोप से भी दूर, वो ये सोचता है कि यार मेरे जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के जो कंट्रीज़ हैं वो तो सारे मेरे एलाइज भी हैं, दोस्त भी हैं और मेरे से सबड्यूड हैं, सब मेरे से कमज़ोर हैं, किसी में इतनी सोच नहीं है कि वो मुझ पर हिम्मत आकर लाइक हमला करे, वो सब मेरे साथ एलाइड हैं। तो मेरा अगर दुश्मन है तो वो मिडल ईस्ट में होगा, मेरा अगर दुश्मन है तो वो चाइना में बैठा हुआ है, पूरा पैसिफिक ओशन क्रॉस करके, वो कैसे आएगा मुझ पर हमला करने। सो मेरी जो जोग्राफिक पोजिशन है वो एक मुझे इंसुलैरिटी देती है, मुझे आइसोलेट करती है, मुझे इंसुलेट करती है अपने एनिमी से। सो लिहाजा मैं अपनी ज्योग्राफी की वजह से जो है ना बहुत ही यानी सिक्योर हूँ, मेरे ऊपर कोई एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नहीं है। ये एक बात है जो मॉर्टिमर बहुत इसको इंपॉर्टेंस देते हैं। जॉन मॉर्टिमर वो कहते हैं कि यूएस जो है ना उसकी सुपर पावर बनने की एक वजह बहुत बड़ी है क्योंकि वो जियोग्राफिकली तौर पे जो है ना वो इंसुलेटेड है, आइसोलेटेड है। सो लार्ज ग्रोइंग इकोनॉमी तुम्हारी होनी चाहिए, और इससे पहले तो पिछली दिहाइयों में यूएस ने इसको इंश्योर किया, अब अलबत्ता वो नीचे जा रहा है। बहरहाल इन्फोर्सिंग रूल्स ऑफ सिस्टम ऑन अदर्स, यूएन के प्लेटफॉर्म्स में आकर के, क्योंकि यूएन जो है ना वो इन्हीं लोगों ने बनाया, यूएस ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने मिलकर बनाया, तो जो यूएस के ऑफिसेज हैं वो भी इन्हीं मुल्कों के अंदर हैं। यूएस न्यूयॉर्क में है, कुछ फ्रांस में है, कुछ ब्रिटेन में है, कुछ स्विट्ज़रलैंड में है, कुछ जनीवा में। तो ये इन तमाम दफातर की जो तनख्वाहें हैं ना वो भी यूएस, और यही सबसे बड़े डोनर्स हैं, ब्रिटेन, यूएन, फ्रांस, यही सबसे बड़े डोनर्स हैं। तनख्वाहें उन लोगों की ये लोग देते हैं, तो फिर पॉलिसीज़ भी ये अपनी ही उनसे इनैक्ट करवाते हैं, इन द नेम ऑफ ह्यूमैनिटी, इन द नेम ऑफ ह्यूमन राइट्स, इन द नेम ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन नॉर्म्स। जब आप हेजेमॉन है रियल मानों में, तो फिर आप अपनी मर्जी के रूल्स पूरे की जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसके ऊपर लागू करवाएंगे। वर्ल्ड ऑर्डर आपकी मर्जी का चल रहा होगा, और सिस्टम कंसिडर्ड म्यूचुअली बेनिफिशियल बाय अदर बिग पावर्स एंड स्टेट। और वो जो सिस्टम आप बना रहे होगे और चला रहे हो, वो ऐसा सिस्टम होगा और होना चाहिए जिसको में आपके जो दुनिया के अंदर जो और बिग पावर्स हैं वो समझे कि यार इस सिस्टम में रहते हुए हमें आसानी है, हमें फ़ायदे हैं। वो बिग पावर्स ये ना समझे कि यार ये तो हमारे साथ बड़ी गड़बड़ कर रहा है, अब हम कुछ करो, इसके खिलाफ कोई मुहाज खड़ा करो। तो ये सिस्टम चलाते रहिए ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में। लेकिन अब पिछले जब से ट्रम्प ने चाइना के साथ ट्रेड वॉर शुरू की और फिर यूक्रेन की वॉर में जो उन्होंने हरकतें की, उसकी वजह से चाइना और रशिया अब खड़े हो गए कि ये तो एक सिस्टम ही गलत है और अब हमें एक नया सिस्टम बनाना है। अदरवाइज उससे पहले अक्सर जो कंट्रीज़ हैं, चाइना भी, रशिया भी, वो हमेशा कोशिश करते थे कि हम इनके साथ अलाइड रहें, इनके मुताबिक चलें और हमें भी हमारा भी सिस्टम चले, इनका भी चले, चलो मिलजुल कर हम कुछ गिव एंड कुछ टेक के साथ काम कर लेते हैं। लेकिन अब ये हेजेमोनिक जो पोजीशन है यूएस की, वो लगता है कि वो बिल्कुल हिल गई है और वो बिल्कुल किसी सूरत में भी ना ही वो उनकी मिलिट्री सुपीरियरिटी। सो दिस इज़ द थिंग कि आपका जो, अगर आप सही मानों में हेजेमोन हो तो फिर आप ऐसा सिस्टम बनाओगे जिसमें दुनिया के और पावरफुल स्टेट्स जो है वो समझ रहे होंगे कि आपके साथ टो करने में, आपके साथ अलाइ करने में, आपकी सिस्टम को फॉलो करने में उन सबका फ़ायदा हो रहा है। सो अब लास्ट में एक कंक्लूजन करते हैं कि रियलिज़म का क्या इम्पैक्ट है वेस्टर्न सोसाइटीज़ के अंदर। ये एक थॉट सिस्टम की तरह लिए जाती है और ये रियलिज़म को एक इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर काम करने के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फ़िलासफ़ी समझी जाती है। सो इसका इम्पैक्ट उनकी इंसानी माशरे के ऊपर भी है और उनका एज अ स्टेट वो किस तरह बिहेव करते हैं उसके ऊपर भी इस आइडियोलॉजी का, इस थॉट जो स्कूल ऑफ थॉट है, इसका बहुत असर है। सो अगर हम समरी करें तो हमें रेनल्ड न्यूबर की बात याद आती है कि इंसान जो है ना वो ह्यूमंस आर ईवल, और ये बात हमें थोडेशियस से भी पता चलती है कि वो भी शुरू से ही कह रहा है कि ह्यूमंस आर ईवल। फिर थॉमस हॉब्स और हैंस मॉर्गेंथ्यू
जब आए उन्होंने एनिमस डोमिनेंडी की बात की और उन्होंने बोला कि इंसान के अंदर एक बेसिक ड्राइव है कि वो और इंसानों के ऊपर डोमिनेट करे, और वो इस ड्राइव के अंदर वो लस्ट उसकी जो है वो इनसेटिएबल है, वो ना ख़त्म होने वाली वो चीज़ है जो कि एक रियलिटी है जिसको हमने फेस करना है। फिर वो केनेथ वॉल्स ने क्या कहा, उसने रियलिज्म को एक साइंटिफिक फाउंडेशंस के अंदर लाने की कोशिश की, एक स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर लाने की कोशिश की, और उसने ये बोला कि एनार्किक तो है इंटरनेशनल सिस्टम, लेकिन एक सिस्टम है, एक स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर हमें तवज्जो देनी है, जिसको स्टडी करना चाहिए हमें कि वो सिस्टम कैसे काम करता है। फिर इन दी एंड मैं इसमें ये ऐड करूँगी कि ये सारी जो रियलिज्म की थॉट प्रोसेस है इसको स्ट्रेंथन करती है एक और साइंटिफिक जो थ्योरी है जिसका नाम आप सबको पता है कि वो डार्विन की एवोल्यूशनरी थ्योरी है, जिसके अंदर ये एक बेसिक थॉट ये है कि जो है ना वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के मतलब कोई रहमदिली वाली बात नहीं है। नेचर के बारे में डार्विन ने ये बात कही कि नेचर जो है वो सेलेक्ट करता है, और बिल्कुल उसकी अंधी ये ड्राइव है एक कि वह सेलेक्ट करता चला जाता है, और उस सिलेक्शन के प्रोसेस में जो भी फिटेस्ट होते हैं, जो भी बेहतर से बेहतर होते हैं, जो भी सबसे स्ट्रांग होते हैं वो सर्वाइव करते चले जाते हैं, और जो वीक होते हैं और वो हारते चले जाते हैं, गिरते चले जाते हैं और एक्सटिंक्ट होते चले जाते हैं। सो यही चीज़ जो अप्लाई हो रही है आपकी पूरी सोसाइटी के अंदर अगर, और आपकी पॉलिटिकल थिंकिंग के अंदर अगर यही सारा कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो दैट मीन्स कि आपकी पॉलिटिकल थिंकिंग जो है ना वो जस्ट बेस्ड ऑन योर मटेरियल इंटरेस्ट है। आपके अंदर कोई गॉड फियरिंग नहीं है, आपके अंदर कोई सही मानों में इंसानियत नहीं है, क्यों कुछ भी ह्यूमैनिटेरियन आपके अंदर नहीं है, ह्यूमन राइट्स आपके लिए कोई मानी नहीं रखते, नॉर्म्स और एथिक्स आपके लिए कोई मानी नहीं रखते, और अगर आपके लिए कुछ चीज़ मानी रखती है तो वो सिर्फ आपके मटेरियल फ़ायदे और नुकसान है जो आपके लिए मानी रखते हैं, और वो पावर है जो आपको दूसरे इंसानों के ऊपर मिलता है। बस वो पावर की ग्रीड और लस्ट जो है ना वही आपको ड्राइव करती है इस रियलिज्म के मुताबिक।